मुझे लगता है कि पृथ्वी के पलटने और माइक्रोनोवा के बारे में जानना महत्वपूर्ण है और सरकार ने इसे कैसे छिपाया है और अरबपति कैसे तैयारी कर रहे हैं। और यह वही है जो धर्मों ने हमें बताया है कि हमारी संस्कृति के साथ ऐसा होने वाला है। यह आकाश के साथ होने वाला है, सूर्य के साथ होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 16:8 और चौथे स्वर्गदूत ने अपनी शीशी सूर्य पर उंडेल दी और उसे मनुष्यों को आग से जलाने की शक्ति दी गई। 1/3 तारे आकाश से गायब हो रहे हैं। वे सितारों और उल्काओं के बीच अंतर जानते थे। नीचे आने वाले सितारों में से 1/3 उल्का नहीं है। ये पृथ्वी इस तरह जा रही है और आकाश का वह हिस्सा है जिसे आप पहले देख सकते थे अब दिखाई नहीं दे रहा है। पृथ्वी एक शराबी की तरह इधर उधर लहरा रही है। आप इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं और आपको आश्चर्य होता है। 1 मिनट रुकें, न केवल गणित कहता है कि यह कैसे खेलता है, भौतिकी और रसायन विज्ञान कहते हैं कि यह इस तरह से खेलता है। यह वही है जो हम देख रहे हैं। ओह, और वैसे वे इसे कुछ हजार साल पहले जानते थे और इसे एक किताब में डाल दिया था। आपदा चक्र, वैज्ञानिक चर्चा। हाल ही में आप में से कई लोगों ने डिजास्टर साइकिल डॉक्यूमेंट्री देखी जो आम आदमी के लिए अधिक बनाई गई थी। यह उच्च स्तरीय वैज्ञानिक चर्चा है और इसके भीतर 1000 से अधिक सहकर्मी समीक्षित उद्धरणों के बीच संबंधों से प्राप्त तथ्य हैं। अब हम आपको यहां बताए गए सभी सकारात्मक तथ्यों के लिए उन सभी कागजात और सभी उद्धरण नहीं दिखाने जा रहे हैं। इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे। हम सुबह की खबरों में दिन ब दिन उन पर सावधानीपूर्वक चर्चा कर रहे हैं जो 2011 से साल में 365 दिन सामने आए हैं। हमारे विभिन्न सारांश वीडियो में हमारे विभिन्न प्रकाशन और विशेष रूप से हमारी सबसे हालिया पुस्तक जहां सभी उद्धरणों को एक ही स्थान पर एक साथ रखा गया है। यह वीडियो सिर्फ सकारात्मक तथ्य होंगे। आप उन उद्धरणों को स्वयं ढूंढ सकते हैं। लेकिन चलिए सूरज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरू करने के लिए हमें सूर्य के बारे में एक अलग तरीके से सोचना शुरू करना होगा जितना कि ज्यादातर लोग सूर्य के बारे में सोचते हैं। ज्यादातर लोग सूर्य के बारे में प्रकाश के संदर्भ में सोचते हैं। दृश्य प्रकाश, ये दुनिया को रोशन करता है दिन बनाम रात। और जब वे दृश्य प्रकाश से परे जाते हैं तो वे पराबैंगनी प्रकाश के बारे में सोच रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस, त्वचा जलती है, धूप कालिस, मेलाटोनिन उत्पादन। ये बहुत वास्तविक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि आप एक्स-रे प्रकाश के लिए दृश्यमान और पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सूर्य से बहुत महत्वपूर्ण और अत्यधिक परिवर्तनशील है, और सूर्य से न केवल प्रकाश ऊर्जा आ रही है बल्कि कण ऊर्जा भी आ रही है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन। जबकि सूर्य हर समय हर एक दिशा में पूरी तरह से प्रकाश डाल रहा है, ये कणों को भी बाहर निकाल रहा है। एक कण उत्सर्जन जिसे सौर हवा कहा जाता है, ये प्रोटॉन आवेशित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन आवेशित हीलियम से बना है। ये सभी उप परमाणु या आयनिक कण पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े। उनमें से अधिकांश ऊर्जावान भी थे, और यह सूर्य से प्रकाश की तरह ही सभी दिशाओं में बह रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब हम आमतौर पर सूर्य को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो प्रकाश अपेक्षाकृत स्थिर होता है, सूर्य से कण उत्सर्जन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आइए यहां सूर्य की सतह पर पृथ्वी के आकार के बारे में जानें। और हम इन काले बिंदुओं को देखते हैं, इन्हें सनस्पॉट कहा जाता है, और जो वे अनिवार्य रूप से अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि सूर्य की सतह और वातावरण, ये सभी आवेशित कण हैं जो चुंबकत्व के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हैं। तो जब ये सनस्पॉट दिखाई देते हैं और वे काफी हद तक बढ़ना और घूमना पसंद करते हैं, तो वह चुंबकत्व क्या कर रहा है? खैर, हमारे पास पराबैंगनी प्रकाश पर भी इसे देखने के तरीके हैं। ये चाप सनस्पॉट को सनस्पॉट से जोड़ते हैं, और जब वे उन सनस्पॉट के चारों ओर घूमते हैं तो कभी कभी ये चाप टकरा सकते हैं। और ये देखते हुए कि ये चाप शक्तिशाली चुंबकत्व, हम इन सनस्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं जो पृथ्वी के आकार के हैं। कल्पना कीजिए कि ये चुंबकीय चाप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। वे विद्युत चुंबकीय प्लाज्मा को पहले से ही सापेक्षतावादी गति के करीब बढ़ा रहे हैं, और फिर वे एक दूसरे से टकराते हैं और हमें एक सौर चमक मिलती है। सौर ज्वालाएं एक्स-रे के ग्रह के आकार के विस्फोट हैं। ऐसा तब होता है जब सनस्पॉट पर वह गतिविधि बहुत अराजक हो जाती है। उन टकरावों में से एक है एक अस्थिरता और संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा का विस्फोट, फिर से एक्स-रे के रूप में। ये, जैसा कि आप शायद यहां देख सकते हैं,
सूर्य के वायुमंडल में अन्य आवेशित कणों को बाहर धकेलता है, जो सौर हवा के कण उत्सर्जन को जोड़ता है और एक तेज, अधिक घने शॉकवेव हो सकता है जो अंतरिक्ष में जाता है। दूसरा तरीका है कि हम इन कोरोनल मास इजेक्शन या CME में से एक प्राप्त कर सकते हैं, वो फिलामेंट विस्फोट से है। फिलामेंट एक पतली रस्सी होती है जो सूर्य पर प्लाज्मा के विषम आकार के बादल की तरह होती है, और जिस तरह एक सनस्पॉट विस्फोट कर सकता है और उस प्लाज्मा को अंतरिक्ष में भेज सकता है, कभी कभी वह बादल सूर्य के वायुमंडल पर चुंबकीय रूप से अपनी पकड़ खो सकता है और सौर चमक के बिना भी अंतरिक्ष में बाहर निकल सकता है। ये दो मुख्य तरीके हैं जिनसे हमें विस्फोटक कण वृद्धि मिलती है, लेकिन इनसे अधिक सूक्ष्म कण वृद्धि भी होती है। इस काली चीज को कोरोनल होल कहा जाता है, और जबकि अधिकांश सूर्य में ये मेहराब होते हैं, ये चुंबकीय मेहराब जो वहां बहुत सारी सामग्री रखने में भी मदद करते हैं। सूर्य पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में खुले होते हैं। ये सौर हवा को अधिक मजबूती से बाहर निकलने की अनुमति देता है। मूल रूप से सौर हवा में एक विस्फोट और एक शॉकवेव जोड़ने के बजाय ये लगभग ऐसा है जैसे आप धीरे धीरे गैस पैडल को थोड़ा और दबाते हैं और वाहन तेज होने लगता है। इस तरह आप कोरोनल होल स्ट्रीम के बारे में बेहतर सोचेंगे, और इसलिए हमारे पास ये तरीके हैं। अब जब हम प्रकाश से परे सूर्य के बारे में सोच रहे हैं और हम अन्य प्रकार के कणों के बारे में सोच रहे हैं जो वायुमंडल में आते हैं, जैसे ब्रह्मांडीय किरणों से, हमें ये समझना शुरू करना होगा कि इस पराबैंगनी प्रकाश के साथ सूर्य जीवन देने वाला है। हमारे पास ये सौर हवा है जो उतनी ही प्रचलित है और यह कहीं अधिक परिवर्तनशील है। हमारे पास कोरोनल मास इजेक्शन है जो सौर ज्वालाओं या फिलामेंट विस्फोटों से आ सकते हैं, और हमारे पास कोरोनल होल स्ट्रीम हो सकती हैं जो सौर हवा के भीतर अधिक ऊर्जावान कण धाराओं को बढ़ाती हैं या बनाती हैं। ये कई कारणों से याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसके बारे में सुना है, तो न केवल वे कण घटनाएं हैं जो सौर ज्वालाओं या सौर EMP के संदर्भ में डरावनी हैं, बल्कि वे जलवायु विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप देखते हैं, पराबैंगनी प्रकाश और दृश्य प्रकाश वे मुश्किल से बदलते हैं। कभी हम कई वर्षों के समय में 0.1% बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्स-रे लाइट बहुत कम अवधि में 10 से 10,000 गुना भिन्न हो सकती है। दूर पराबैंगनी प्रकाश, इसलिए पराबैंगनी प्रकाश यहाँ है, लेकिन इसके लिए एक निकट और दूर का स्पेक्ट्रम भी है। दूर पराबैंगनी प्रकाश, जो एक ही समय में 15% तक भिन्न हो सकता है, कि समग्र पराबैंगनी प्रकाश केवल 0.1% भिन्न होता है। सौर हवा में वे कण बहुत कम समय में, उनमें 10 से 1000 x की वृद्धि या परिवर्तन हो सकता है, खासकर उन कोरोनल मास इजेक्शन प्रभावों के दौरान जब वे पृथ्वी पर पहुंच रहे होते हैं। आकाशगंगा से ब्रह्मांडीय किरणें 5 से 15% बदलती हैं, और सूर्य से इन वास्तविक प्रभावों में से एक के दौरान एक दिन में 3 से 10% परिवर्तन हो सकता है। इसे जलवायु मॉडल से बाहर रखा गया है। यह वही है जो सूर्य के बारे में तकनीकी दुनिया को डराने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपको अपने दिमाग में जो चाहिए वह यह है कि हाँ, सूर्य से यह प्रकाश ऊर्जा है, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण सौर कण ऊर्जा है। मैं मार्क मोल्डविन हूं, जो मिशिगन विश्वविद्यालय में जलवायु और अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। जिन क्षेत्रों में मैं विशेषज्ञ हूं उनमें से एक अंतरिक्ष मौसम है, और इस तरह सूर्य पृथ्वी के पर्यावरण और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी को प्रभावित करता है। और सबसे प्रसिद्ध भूचुंबकीय तूफान 1859 सितंबर में हुआ, जब एक वैज्ञानिक रिचर्ड कैरिंगटन सूर्य का एक स्केच ले रहे थे। और जब वो सूर्य के सनस्पॉट को स्केच कर रहा था, तो वहां उसने एक दृश्यमान फ्लैश देखा। लगभग एक दिन बाद उसने देखा कि कंपास सुई, मैग्नेटोमीटर, हिल रही है। उन्होंने रॉयल को एक पत्र लिखा, लेन देन, ये कहते हुए, प्रिय महोदयों, इस तारीख को मैंने इसे देखा, भड़कना, और फिर भूचुंबकीय गड़बड़ी। क्या किसी और ने इसका अवलोकन किया? और दुनिया भर के लोगों ने कहा कि उन्होंने किया, और उन्होंने क्यूबा में अरोरा देखा, है ना? मेरा मतलब है, तो ये सिस्टम में बहुत सारी ऊर्जा डंप की गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि सूर्य पर जो कुछ भी हुआ उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हिल गया।
और इसलिए यह इस संबंध का पहला सुझाव था कि सूर्य पर तूफान पृथ्वी पर तूफान का कारण बन सकते हैं। कैरिंगटन इवेंट 1859 में वापस सभी प्रकार की तकनीक से पहले था। संचार टेलीग्राफ तारों के माध्यम से था और आग लग गई थी रेलवे स्टेशनों पर जो टेलीग्राफ पर थे। और कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य के बाहरी वातावरण के विशाल विस्फोट हैं। और इसलिए आप एक विमानवाहक पोत की कल्पना कर सकते हैं और अब आधे मिलियन विमानवाहक के बारे में सोच सकते हैं। तो यह एक कोरोनल मास इजेक्शन का एक द्रव्यमान है। इसे सूर्य से कुछ मिलियन मील प्रति घंटे की गति से फेंका जा सकता है और इसलिए सूर्य से पृथ्वी तक जाने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। लेकिन इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा होती है, बस गति होती है और यह पृथ्वी के सुरक्षा कवच से टकराती है और यह इसे घंटी की तरह बजने का कारण बनती है। एक बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन कैरिंगटन इवेंट तूफान यूरोप या उत्तरी अमेरिका के पावर ग्रिड को खटखटा सकता है। लगभग 10 साल पहले हमें एहसास हुआ कि 19 घंटे बाद अचानक ग्रह पृथ्वी पर टेलीग्राफ लाइनें क्यों प्रज्वलित हुईं। क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा को टेलीग्राफ लाइनों में शामिल करने में कितना समय लगा, उन्हें आग लगाने, ऑपरेटरों को झटका देने, शहरों में आग लगने और ब्रश भूमि में आग लगने के लिए। यह एक छोटी सौर चमक से था, वास्तव में तुलनात्मक रूप से एक छोटा। लेकिन सौदा यह है कि अगर अब वही हुआ तो हमारे पास टेलीग्राफ लाइनों से कहीं अधिक है। हम अंतरिक्ष में अपने सभी उपग्रहों को खो देंगे, हम बहुत कुछ खो देंगे, पृथ्वी पर अधिकांश संचार सामग्री, हम बहुत कुछ खो देंगे, हम जीपीएस के साथ पूरी तरह से चले जाएंगे, वह चला जाएगा। हमारे पास बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर की आग, उस तरह की सभी चीजें और ब्लैकआउट होने जा रहे हैं। हो सकता है कि बड़े पैमाने पर किसी चीज से सभी ब्लैकआउट को ठीक करने के लिए साल। आपने अभी वहां की डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा सा देखा, जिसका एक कारण यह है कि हम इस कण ऊर्जा की परवाह क्यों करते हैं और वह तकनीक होगी। ये तथ्य की बात है कि इन बड़ी सौर घटनाओं का सबसे प्रसिद्ध जोखिम प्रमुख अंतरिक्ष मौसम, जिसे हम इसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी पर होगा। लेकिन इस बात का कहीं अधिक विस्तार है कि हम केवल प्रकाश से परे सूर्य से कण उत्सर्जन की परवाह क्यों करते हैं। और हाँ, पहला तकनीकी है। एक बड़ी पर्याप्त सौर चमक हमें पाषाण युग में वापस भेज देगी और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने के साथ मूल रूप से इस पूरी प्रस्तुति का आधार। पृथ्वी पर समान स्तर की क्षति करने के लिए सूर्य से विस्फोट की कम और कम चरम सीमा लगने वाली है। वास्तव में यह उन चीजों में से एक है जो हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को विद्युत चुंबकीय विस्फोट और शॉकवेव की अवधारणा से बहुत अधिक चुनौती नहीं मिलती है जो पृथ्वी से टकराती है, एक विद्युत चुंबकीय नाड़ी का कारण बन सकती है और यहां ग्रह पर इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे समझना अपेक्षाकृत आसान है, जहां आपको अन्य चीजों को लाना शुरू करना होगा जो पहले से ही आपके मस्तिष्क में हैं। जब हम पानी और जल वाष्प, लोहे और प्रवाहकीय सामग्री और पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर इस ऊर्जा के प्रभाव के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अब ये पहला और दूसरा भी शायद आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है। लोहा, विद्युत चुंबकत्व। जब हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो शायद आपके पास किसी प्रकार का बुनियादी विचार है। मेरा मतलब है, आप समझते हैं कि आप आंधी के दौरान पूल में तैरना नहीं चाहते हैं जितना कि आप अपने सिर पर एक गोल्फ क्लब रखना चाहते हैं। लेकिन इस तथ्य के वास्तविक निहितार्थ क्या है कि यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पानी, लोहा, अन्य धातुओं, पृथ्वी पर अन्य प्रवाहकीय सामग्री और पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जिसमें ओलिविन भी शामिल है, जो क्रस्ट का नंबर 1 घटक है, को प्रभावित कर सकता है। आइए मौसम से शुरू करें, क्योंकि यहीं पर बहुत कुछ नज़रअंदाज किया जाता है। जलवायु चर्चा से सौर कण को मजबूर करने से आप सभी प्रमुख अभिन्न अल्पकालिक कण को खो देते हैं जो सूर्य वास्तव में मौसम को प्रभावित करने में सक्षम है। इस पुस्तक में, हमारी पिछली पुस्तकों में हमने सैकड़ों और सैकड़ों पत्रों पर गौर किया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे सौर गतिविधि और पृथ्वी के तापमान के बीच बहुत मजबूत सहसंबंध है। लेकिन वर्षा, हवाएं, जेट धाराएं, बिजली, तूफान कोशिकाएं, वायुमंडलीय दबाव कोशिकाएं, बादल, ग्रह के प्रमुख दोलन और मोड और वैश्विक विद्युत सर्किट।
अब यह वो जगह है जहां हम शायद सैकड़ों सांख्यिकीय निष्कर्षों पर जाने में पूरा दिन ले सकते हैं। और इनमें से अधिकांश सांख्यिकीय निष्कर्ष सूर्य से प्रकाश ऊर्जा या विकिरण डेटा के बजाय सूर्य से डेटा को मजबूर करने वाले कण की ओर अधिक से अधिक होने लगे हैं। लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह ये समझना है कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। इसमें से बहुत कुछ लंबे समय के संदर्भ में इस तथ्य से संबंधित है कि महासागर आसानी से ऊर्जा को अंदर ले सकते हैं, फंसा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और फिर से जारी कर सकते हैं। वे जलवायु में चरम सीमा के शानदार मॉड्यूलेटर हैं। आप यहां जो देख रहे हैं उसे वॉकर सर्कुलेशन के रूप में जाना जाता है। वॉकर परिसंचरण एक महत्वपूर्ण प्रवाह है जहां नमी वाष्पित हो रही है बनाम जहां यह वापस नीचे आने की प्रवृत्ति है। इसमें से बहुत कुछ अल नीनो बनाम ला नीना पर निर्भर करता है। इसमें से बहुत कुछ उत्तरी अटलांटिक दोलन या दक्षिणी कुंडलाकार मोड जैसी चीजों को प्रभावित करता है। और ग्रह की ये प्रमुख मूलभूत ताप इंजेक्शन और गर्मी भंडारण प्रक्रियाएं सूर्य के प्रकाश और सौर कणों दोनों से सीधे प्रभावित होती हैं। अब यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे ये सौर हवा के कण पृथ्वी पर आ रहे हैं, आप जानते हैं, प्रकाश बस जहां भी होता है वहां जाता है। कणों का ऐसा नहीं होता है। जब ये सौर हवा के कण पृथ्वी को प्रभावित कर रहे होते हैं तो पृथ्वी के पास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो उन्हें विक्षेपित करना पसंद करता है। जब यह उन्हें विक्षेपित कर रहा होता है तो ये भी संकुचित हो जाता है, और जब यह संपीड़ित होता है तो यह वास्तव में कुछ वैन एलन बेल्ट इलेक्ट्रॉनों को वायुमंडल में संपीड़ित करता है। इसलिए भले ही सौर कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं और पास नहीं होते हैं, वे ऊर्जा को कुछ हद तक पृथ्वी के वायुमंडल में स्थानांतरित करते हैं। अब जब वे विक्षेपित हो रहे हैं और उत्तर और दक्षिण और पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर विक्षेपित हो रहे हैं, तो ध्रुवीय पुच्छा नामक छेद होते हैं। यह वो जगह है जहां कण ऊर्जा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की चुंबकीय ढाल को बाईपास करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में आती है और ऑरोरा को ट्रिगर करती है। और इसलिए जब हमारे पास यह ऊर्जा है जो अंदर आ रही है और यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को संकुचित कर रही है और उस आवेशित ऊर्जा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नीचे गिरा रही है, तो हमारे पास वहां सबसे ऊपरी परत की उत्तेजना भी है और यह इस ऊर्जा को नीचे की ओर धकेल रहा है। भूमध्य रेखा उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए जो पृथ्वी को प्रभावित करने वाले इस विद्युत चुंबकीय शॉकवेव के संपीड़न से पहले से ही वहां पेश की जा रही है। सामान्य तौर पर ये सभी चीजें आकाश के शीर्ष पर रस निकाल रही हैं, जिसे आयनमंडल कहा जाता है। यह मूल रूप से हवा के ऊपर वातावरण की एक और परत है, सिवाय इसके कि इसमें से अधिकांश तटस्थ गैस नहीं है जिसे आप सांस ले सकते हैं। यह आवेशित कण है और यह उस चीज की छत है जिसे हम वैश्विक विद्युत सर्किट कहते हैं। उस शीर्ष आकाश आयनमंडल से नीचे जमीन तक विद्युत प्रवाह का निरंतर प्रवाह होता है। यह एक बड़े सर्किट की तरह है, और इसलिए जब हम सूर्य से ऊर्जा का यह इंजेक्शन उस परत में प्राप्त करते हैं, यह इसे पूरे वायुमंडल में चलने वाले सर्किट में इंजेक्ट कर रहा है। और इसलिए जब हमारे पास ये होता है तो ये समझना इतना मुश्किल नहीं है कि सूरज मौसम को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये सारी ऊर्जा वायुमंडल के माध्यम से ऊपर और नीचे इस विद्युत प्रवाह प्रणाली में डंप हो जाती है और वो विद्युत प्रवाह वातावरण में जल वाष्प को प्रभावित कर सकता है। जाहिर है ये बादलों और वर्षा को प्रभावित करने वाला है, लेकिन जैसे जैसे यह उन्हें चारों ओर ले जाता है यह निर्धारित करता है कि धूप कहाँ है और कहाँ नहीं। इससे तापमान पर असर पड़ता है। जाहिर है ये चीजें हवाओं और तूफानों को प्रभावित करने वाली हैं। एक बार जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि यह कण ऊर्जा वास्तव में ग्रह में कैसे इंजेक्ट की जाती है, तो अचानक ये सभी सहसंबंध समझ में आने लगते हैं। और फिर जब आप वास्तव में इसे देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि विद्युत प्रवाह वास्तव में पानी को कैसे इधर उधर घुमाता है, तो अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं वास्तव में इसे अपनी आंखों से देख रहा हूं। लेकिन फिर आपको अपने आप से कहना होगा, ठीक है, उन्होंने आंकड़े दिखाए। अब मैं समझ सकता हूं कि यह वातावरण में कैसे काम करता है। हमारे शरीर की तरह अन्य स्थानों पर भी पानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में और क्या होता है?
हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर चीज़ आयन चैनलों के माध्यम से बहने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स द्वारा मध्यस्थता की जाती है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मौजूद हर कोशिका के अंदर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कारखाने हैं। शायद आपकी अधिकांश समझ से परे नहीं है कि हमारा तंत्रिका तंत्र लगभग पूरी तरह से विद्युत है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि हृदय तंत्र की विद्युत शक्ति तंत्रिका तंत्र की तुलना में बड़ी है। यही कारण है कि जिस तरह हम इससे नहीं गुजरने जा रहे हैं, और वैसे इन दोनों पुस्तकों में स्वास्थ्य प्रभावों पर एक पूरा अध्याय है। फिर से हम हृदय, मनोवैज्ञानिक, ऑटोइम्यून, भावनात्मक पर इन सौर तूफानों के प्रभाव पर सैकड़ों और सैकड़ों अध्ययनों की बात कर रहे हैं। सूची लंबी अवधि में, यहाँ तक कि डीएनए क्षति, कैंसर दर जैसी चीजों पर भी चलती रहती है। और मनोविज्ञान के संदर्भ में यह न केवल भावनात्मक समस्याओं या मनोवैज्ञानिक निदान जैसी चीजों तक फैला हुआ है, बल्कि अपराध दर, आतंकवाद दर, युद्ध, क्रांतियों, लोकलुभावनवाद का उदय, इस तरह की चीजों तक भी फैला हुआ है। इन सभी को इन प्रमुख सौर चक्रों से जोड़ा जा सकता है, और ये सभी चीजें या तो प्रत्यक्ष शारीरिक हैं या मानव आबादी के बड़े पैमाने पर व्यवहार हैं, और वे उसी कारण से काम करते हैं कि हमारी तकनीक और हमारा मौसम इस विद्युत चुंबकीय सौर ऊर्जा के लिए अतिसंवेदनशील है। बस इसके बारे में सबसे चरम स्तरों पर सोचें। बिजली गिरने से आपका दिल रुक सकता है, और निर्मित बिजली गिरने से वे इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी प्रभावित करती है कि लोग कैसे सोचते हैं और वे कैसे व्यवहार करते हैं। उनमें से बहुत सी चीजें शानदार विज्ञान नहीं हैं, लेकिन इस ऊर्जा को पेश करने के बाद प्रभाव का आधार हो सकता है। कौन इससे इनकार करेगा? आइए उस सभी जल गति के बारे में सोचें। आपको पता, आइए उस पानी की गति को फिर से देखें, क्योंकि यह भूकंप और ज्वालामुखी कनेक्शन के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता है, हमारे पास है ये सारी ऊर्जा जो अंदर डंप की जाती है, और हमारे पास वायुमंडल के माध्यम से प्रवाह होता है, लेकिन उस सर्किट का फर्श क्रस्ट है। और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि सतह पर सभी महासागरों की तुलना में हमारे पैरों के नीचे अधिक पानी बंद है। क्या होता है जब ये धाराएं न केवल वैश्विक विद्युत सर्किट से, बल्कि सौर तूफानों से भूचुंबकीय रूप से प्रेरित धाराएं इस पानी से टकराती हैं, इन धातुओं से टकराती हैं, या यहाँ ओलिविन क्रिस्टल से टकराती हैं? आप यहाँ जो देख रहे हैं वह ये है कि हम कम हैं, कोई डिस्चार्ज नहीं, कोई चमक मोड नहीं। इन पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को जूस किया, और फिर हमने एक ग्राउंडिंग रॉड पेश की। ऊर्जा के निर्वहन पर वे स्व अनुवाद करते हैं। जब वे अपनी ऊर्जा का निर्वहन करते हैं तो वे बस अपने आप चलते हैं। ये सब जमीन के नीचे है, जबकि लोहा और पानी भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यही कारण है कि सौर भूकंप कनेक्शन पर भी सैकड़ों कागजात हैं, और सौर ज्वालामुखी कनेक्शन पर भी अधिक होने लगे हैं। इनमें से कोई भी चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए। यदि आप इसे इस रूप में लेते हैं, अरे, सूर्य हमें पाषाण युग में वापस भेज सकता है, सूरज आपके दिल को रोक सकता है, सूरज आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच लड़ाई का कारण बन सकता है, सूरज इस भूकंप का कारण बन सकता है, सूरज उस तूफान को और भी बदतर बना सकता है। ये पागल लगता है जब तक आपको एहसास नहीं होता है कि ये सिस्टम में ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय इंजेक्शन हैं जो धातु पर, पानी पर, विद्युत चुंबकीय रूप से प्रतिक्रियाशील सामान पर बने होते हैं, और अचानक यह अब इतना पागल नहीं लगता है। हाल के दशकों में चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यह उत्तरी कनाडा में रूस की ओर बढ़ रहा है, फिर से वापस। इसका मतलब है कि जिन क्षेत्रों में आपको उपग्रहों के साथ कमोबेश समस्याएं होने वाली हैं, वे भी बदल जाते हैं। मैं मार्क बरोसा हूं। मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में मौसम विज्ञान का प्रोफेसर हूं और सेंटर फॉर ओशन एटमॉस्फेरिक प्रेडिक्शन स्टडीज का एसोसिएट डायरेक्टर हूं। मैं सतह की हवाओं की जांच के लिए नासा की एक विज्ञान टीम का नेतृत्व करता हूं। हम समुद्र के ऊपर हवाओं को मापते हैं, तो सौर ज्वालाओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। वे परिमाण के क्रम से व्यवस्थित होते हैं, इसलिए ताकत में 10 अंतर का कारक। लेकिन जैसे जैसे वे इस पत्र में ऊपर जाते हैं, वे 10 गुना बुरे होते जाते हैं। और जब आप इन अधिक गंभीर मामलों तक पहुंचते हैं, तो वे निचले मामलों की तुलना में थोड़े अधिक गंभीर नहीं होते हैं। वे बहुत अधिक गंभीर हैं।
इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि हम एक बदलाव के कारण हैं, पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवीयता का एक स्वैप, जहां दक्षिण और उत्तर संकेतों की अदला बदली करेंगे। और उस प्रक्रिया के दौरान ये सुझाव दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो सकता है और मंगल ग्रह की तरह हो सकता है, जिसमें सुरक्षात्मक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में अगर हमें उन विस्फोटों में से एक मिलता है, तो ये बिजली लाइनों में भारी विद्युत वृद्धि का कारण बनेगा, जो अभी भी धातु हैं। इसलिए अगर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल है तो कोई समस्या नहीं है। यदि हमारे पास वास्तविक बिजली लाइनें हैं, हालांकि जो अधिक धातु हैं, तो आप उन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। हम उन्हें चमकाएंगे, हमारे पास आग होगी, हमारे पास चीजें पिघल जाएंगी। हमारा पावर ग्रिड वही पावर ग्रिड है जो हमारे पास दशकों पहले था। जब सौर कण ऊर्जा की बात आती है तो हमने थोड़ा सा किया कि हम परवाह क्यों करते हैं, क्योंकि यह यहाँ पृथ्वी, प्रौद्योगिकी, मौसम, भूकंपीयता, हमारे शरीर, हमारे दिमाग पर यह सभी चीजें करता है। हम इस बात की भी परवाह करते हैं क्योंकि पृथ्वी अभी जो अनुभव कर रही है उसमें भूचुंबकीय भ्रमण, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का चक्रीय बदलाव, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है। अब ये प्रकाश की मात्रा पर बहुत सूक्ष्म प्रभाव डालता है, लेकिन इसका नाटकीय प्रभाव पड़ता है कि कितने कण अंदर आते हैं। इसके बारे में सोचने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप एक चुंबक के दो पक्ष लेते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को पीछे हटाने वाले होते हैं। आप जानते हैं, आप उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं और वे अलग करना चाहते हैं, ठीक है। यही वो बल है जो पृथ्वी को अंतरिक्ष में इस सभी डरावनी आवेशित कण ऊर्जा से बचा रहा है। उस चुंबक पर एक टॉर्च चमकाएं, देखें कि वो चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रकाश रोकता है। मूल रूप से कोई नहीं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र और कण। यदि आप फेंकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जानते हैं, एक कण जिसे वहां से खदेड़ दिया जाएगा, ये कभी भी नहीं मिल रहा है। सिवाय इसके कि यदि आप चुंबक को कमजोर करते हैं तो वे गुजरना शुरू कर देंगे। और इसलिए ये सहसंबंध प्रौद्योगिकी के साथ, हमारे शरीर के साथ, मौसम के साथ, भूकंप के साथ, जिस तरह से दुनिया घूमती भी है, ये सभी कनेक्शन न केवल वास्तविक हैं और इन्हें अब आपके लिए समझ में आना चाहिए, चूंकि आप जानते हैं कि वो ऊर्जा कैसे अंदर आती है और यह यहाँ मौजूद चीजों के लिए क्या करती है, पानी, धातु आदि। ये सब बढ़ रहा है क्योंकि ढाल, हमारे और उन कणों के रास्ते में खड़ी एकमात्र चीज कमजोर हो रही है, जिससे उनमें से अधिक अंदर आ रहे हैं। अब आप यहाँ जो देख रहे हैं, यह उन भूचुंबकीय भ्रमणों की एक बहुत ही खुरदरी लेकिन अपेक्षाकृत सटीक सूची है। तेजी से ध्रुव बदलता है। अब इसमें कुछ विचित्रता है क्योंकि इसमें से बहुत कुछ आइसोटोप डेटिंग पर निर्भर करता है, जो काफी हद तक एक आपदा है। उदाहरण के लिए, हरे रंग में हमारे पास 24,000 साल पहले मुंगू झील का भ्रमण है। यदि आप सहकर्मी समीक्षित साहित्य में जाते हैं तो आपको 21 से 36,000 साल पहले तक सब कुछ मिलेगा। मोनो झील के लिए, जो 36,000 साल पहले था, आपको 26 से 40,000 साल पहले तक सब कुछ मिलेगा। इस सूची में 2 लेचैम्प इवेंट हैं। लंबे समय तक और आज तक कई भूवैज्ञानिकों को लगता है कि यह सिर्फ एक था। आप जाते हैं और आप किसी भी डेटा चिप्स को देखते हैं, स्पष्ट रूप से एक बड़ी गिरावट है, और फिर लगभग 6,000 साल बाद एक और गिरावट आती है। ये लगभग हर 6,000 साल में हो रहा है। और सबसे अजीब चीजों में से एक ये है कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि जितना समय आप वापस जाते हैं, इन्हें पहचानना कठिन होता है। और फिर भी आधिकारिक तौर पर पहचाना जाने वाला आखिरी 6,000 साल पहले का है, सबसे हाल का, जिसे देखना सबसे आसान होना चाहिए। एक पैलियो तीव्रता ड्रॉप है जो सभी चुंबकीय क्षेत्र डेटा में दिखाई देता है। वर्षों से हम इसे NOAA घटना कह रहे थे। एक बहुत मजबूत पुष्टि हुई थी जो लगभग 1.5 साल पहले चीन के तियानची क्षेत्र से बाहर आई थी। इसलिए मैंने इसे तियानची क्षेत्र कहना शुरू कर दिया। तब से मैंने पाया है कि भूविज्ञानी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो शायद हम 6,000 साल पहले की घटना को NOAA घटना कहने के लिए वापस आ गए हैं। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, ये वास्तव में मायने नहीं रखता है। और चाहे ये 6,000 हो या 6,100 बनाम 5,721 वर्ष, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक संख्या जो भी हो, वह डेटा में बहुत दोहराने योग्य है। आपदा की इन परतों के बीच समय की सटीक दूरी है।
तलछट के मामले में हम पिछले वाले से सटीक दूरी पर हैं। जब हम समय में देखते हैं, हाँ, 6000 वर्ष, हम पूरी तरह से समय पर आने वाले हैं। हम अभी क्या देख रहे हैं? हम इसमें थोड़ा और जाएंगे, लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव आगे बढ़ रहे हैं और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो सभी कण ऊर्जा को अवरुद्ध करता है, समय पर एक बार फिर कमजोर हो रहा है। शायद ये सिर्फ एक संयोग है। शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या शायद यह वास्तव में मायने रखता है। मैं इसे यहाँ टॉस करने जा रहा हूँ, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो एक तस्वीर लें, जो भी हो। ये मुख्य हालिया लेख हैं जो वर्णन कर रहे हैं कि यह चुंबकीय ध्रुव बदलाव एक भूचुंबकीय भ्रमण के लिए एक विलुप्त होने की स्तर की घटना है या नहीं। यह एक क्लीन स्वीप है। यदि आप 20 वर्ष 30 वर्ष पीछे जाएं तो कुछ चर्चा हुई और कुछ असहमति हुई। यह अब एक क्लीन स्वीप है। हर कोई मानता है कि यह पूरी तरह से आपदा है, और इसका कारण ये है, मूल रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। अब बाईं ओर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होने पर कैसा दिखता है, और वह पीला, हरा, हल्का रंग, यही वो सुरक्षा है जो हमें सूरज से मिल रही है, जिसकी आपको कल्पना करनी होगी कि वो स्क्रीन से बाईं ओर है। लेकिन इस छवि के दाईं ओर आप देख सकते हैं कि हमारे पास उतना चमकीला पीला हरा नहीं है। वास्तव में सब कुछ अजीब है, ये साफ नहीं है। और वास्तव में देखें कि वास्तविक सफ़ेद रेखाएं मध्य पृथ्वी से कहाँ जुड़ती हैं। ध्रुवों पर नहीं, बल्कि भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का बदलाव और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कमजोर होना। अब इनमें से अधिकांश पत्रों में ये कहने का कारण ये है कि यह विलुप्त होने की स्तर की घटना है, ओजोन के कारण है। अब ये बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? हमारे सिर के ऊपर ओजोन परत, यह क्या करती है? ये हमें पराबैंगनी प्रकाश के सबसे खतरनाक रूप से बचाता है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए, हमारी त्वचा के लिए, विटामिन डी उत्पादन के लिए, ग्रह पर बहुत सी चीजों के लिए पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन इसकी वह डरावनी सीमा मूल रूप से ग्रह पर सब कुछ मार देगी अगर इसे पूरी तरह से आने दिया जाए। अब यहीं पर ओजोन आता है। जो ओजोन हमें उस खतरनाक यूवी विकिरण से बचा रहा है, वो वही ओजोन नहीं है जो 1 साल पहले वहां था। और यह वही ओजोन नहीं होगा जो अब से 1 साल बाद वहां है। ओजोन परत निर्माण और विनाश की निरंतर स्थिति में है। यह एक संतुलन है। सूर्य का प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा, फोटोआयनाइजेशन और फोटोकेमिकल प्रक्रियाएं बनाती है जो ओजोन बनाती हैं। लेकिन वे सौर कण ओजोन से टकराते हैं और नष्ट कर देते हैं। आमतौर पर यह बहुत अच्छे संतुलन में होता है। हालांकि जैसे जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है, याद रखें, ये और अधिक प्रकाश नहीं आने देता है, लेकिन यह बहुत अधिक कणों को अंदर जाने देता है, जो ओजोन को नष्ट कर देते हैं। हमें उन कणों का यह उछाल मिलता है क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है और हमारे पास ओजोन का सामान्य नुकसान होता है। ये पूरी तरह से गायब नहीं होता है, लेकिन यह इतना कम हो जाता है कि वह डरावनी पराबैंगनी रेंज अब एक समस्या है। और तो आइए यहीं इस पर एक नज़र डालते हैं। कण ओजोन को नष्ट कर देते हैं। ये पराबैंगनी प्रकाश को बढ़ाता है जो प्रवेश करने में सक्षम है। वह पराबैंगनी प्रकाश बादलों पर, सतह के तापमान पर, महासागरों पर भी कार्य करने में सक्षम है। और इसलिए जैसे ही ये कण ओजोन को नष्ट कर देते हैं, हमारे पास दुनिया के लिए एक टूफर, एक जैविक और एक जलवायु संबंधी पंच है। लेकिन और क्या हो रहा है? क्योंकि जो कण आ रहे हैं, हमने हरी स्लाइडों में किस बारे में बात की? वे कण स्वयं पहले से ही एक जलवायु, मौसम संबंधी और एक जैविक, एक स्वास्थ्य समस्या हैं। इसलिए जैसे ही ये कण ओजोन को नष्ट कर देते हैं, कण स्वयं पहले से ही एक मौसम और एक स्वास्थ्य समस्या है। लेकिन जब वे ओजोन को नष्ट कर देते हैं, तो एक माध्यमिक मौसम और एक माध्यमिक स्वास्थ्य समस्या होती है। हमारे पास एक ऐसे ग्रह पर 4 बड़ी समस्याएं हैं जहां अधिकांश मनुष्य भूल जाते हैं कि इस ग्रह पर रहना और जीवित रहना इतना आसान नहीं है। जीवन कठिन है। आप दुनिया में 4 कर्वबॉल, 2 क्लाइमेटोलॉजिकल, 2 बायोलॉजिकल फेंकते हैं, आपके पास बड़ी मौत होने वाली है। यही कारण है कि ये सभी कागजात अब समझौते में हैं, क्लीन स्वीप, निर्दोष जीत। और जबकि जलवायु विज्ञान की यह दोहरी खुराक और जैविक हमले की दोहरी खुराक है, जानवरों को ये पता नहीं चलेगा कि वे कहाँ जा रहे हैं।
हर कोई जानता है कि पक्षी प्रवास के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन यह उससे कहीं आगे जाता है। स्तनधारी, लगभग 1000 अलग अलग समुद्री जीव, कीड़े, पौधे, वे इसका उपयोग न केवल प्रवासन के लिए करते हैं, बल्कि अन्य प्रकार के नेविगेशन से लेकर फोर्जिंग ग्राउंड, प्रजनन क्षेत्रों तक भी करते हैं। कुछ स्तनधारी जब एक शिकारी से भागते हैं तो अधिमानतः भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ ऐसा करते हैं। जलवायु विज्ञान की दोहरी खुराक और पृथ्वी और सूर्य से जैविक हमले की दोहरी खुराक के दौरान एक नौवहन हिचकी यही कारण है कि अब वे सभी कागजात हैं। जैसा कि हमें अपने ग्रह के काम करने के तरीके की बेहतर समझ है, वे सभी क्यों कहते हैं, हाँ, ये बहुत बहुत है। बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास ये भी जानकारी है कि ये सभी चीजें वास्तव में एक साथ बंधी हुई हैं जिस तरह से वे दिखाई देती हैं। वास्तव में हम अभी इस पर गए कि यह 6000 है, और मैं पृथ्वी के चुंबकत्व के संदर्भ में 12000 साल के चक्र तक एक पूर्ण हार्मोनिक के लिए एक मामला बना रहा हूं। लेकिन इसके आधार पर कम से कम 6000 साल का चक्र है। संभवतः छोटे लोगों के लिए भी सबूत हैं। 6000 साल की हाइड्रोक्लाइमेट घटना या हेनरिक घटना चक्र है। इसके अलावा इसके छोटे संस्करण भी, जिन्हें डांसगार्ड ओशगा घटनाओं या होलोसीन संस्करण के रूप में जाना जाता है, एक बॉन्डर घटना। वह चैती रंग का लिंक मध्य रेखा के ठीक नीचे है, जो सौर हेनरिक बॉन्डर चक्र पर कागज है, जो निश्चित रूप से 6000 साल के भूचुंबकीय चक्र से भी मेल खाता है। और बस अच्छे उपाय के लिए, ठीक बाद, दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक और अंतिम पंक्ति के नीचे ब्लैक लिंक पर कई बार इसकी पुष्टि की गई है, हम उसी 6000 साल के चक्र पर हैं, सबसे बड़े सुपरफ्लेयर्स। फिर शायद ये सब सिर्फ एक संयोग है। अब यहाँ कुछ दिलचस्प है, ये हाल ही में एक पेपर से था। अब इस घटना के खिलाफ ये घटना कब हुई थी, इसके बारे में इस सभी आइसोटोप भ्रम के अलावा, और शायद ये घटना वास्तव में ये घटना थी। मूल रूप से हम जो देख सकते हैं वह ये है कि जब आप अलग अलग स्टैक को देखते हैं तो यह एक दोहराई जाने वाली बात है। हमारे पास एक समान भ्रम है कि आधुनिक घटना वास्तव में कब शुरू हुई। यदि हम इस चार्ट को यहीं देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक चुंबकीय ध्रुव बदलाव वास्तव में लगभग 300 या 400 साल पहले शुरू हुआ था, और हमने लगभग 55% क्षेत्र खो दिया है। लेकिन वो वास्तव में ऊपर आ रहा है, आप जानते हैं, उस चोटी से नीचे आ रहा है जो आप वहां देखते हैं। और यह बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है कि प्रमुख बदलाव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की गति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के नुकसान की प्रमुख शुरुआत 1859 थी। हर साल ये थोड़ा इस तरह से स्थानांतरित होने वाला था, थोड़ा सा इस तरह, थोड़ा इस तरह। वर्ष 2000 तक ये बदलाव उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, वैसे भी 20 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से आगे बढ़ रहे थे। और हमने केवल 10 वर्षों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 150% खो दिया था। फिर 2006 होता है। एक बड़ा त्वरण है। हम प्रति शताब्दी 5% से 5% प्रति दशक तक जाते हैं, और हम चुंबकीय ध्रुव को लगभग 40 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से दौड़ते हुए देखना शुरू कर देते हैं। 2010 में कूदें। अब हम ईएसए स्वॉर्म मिशन के अनुसार कुल क्षेत्र के नुकसान को 15% तक कम कर रहे हैं। और झुंड के मिशन प्रबंधक ने बाहर आकर कहा, हम हर दशक में 5% प्रति शताब्दी से 5% तक चले गए हैं। हम अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 10 गुना तेजी से खो रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पलटने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमने 10 वर्षों में 150% और केवल एक दशक में 5% खो दिया, जिसका अर्थ है कि उसी 10% को खोने में 20 साल लगेंगे, जिसमें पहले 150 साल लग गए थे। हमने 2015 से 2018 तक 2 भूचुंबकीय झटके के माध्यम से अधिक मध्यम त्वरण देखा है। और फिर 2019 में, जब विशेषज्ञ हमें बता रहे थे कि चुंबकीय ध्रुव धीमे रहने वाले हैं, जैसे कि वे धीमे होने जा रहे हैं। वे ऐसा नहीं करते रहेंगे। हम पोल शिफ्ट नहीं करने जा रहे हैं। हर विश्व चुंबकीय मॉडल जो 5 और 0 में समाप्त होने वाले वर्षों पर आता है, वे सभी कहते हैं कि यह बंद होने वाला है, ये रुकने वाला है। लेकिन 2019 में ये तेज हो गया था और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
उन्हें पहली बार आउट ऑफ साइकिल अपडेट देना था, न कि 5 या 0 में समाप्त होने वाले वर्ष पर। उन्हें 2019 में ऐसा करना पड़ा क्योंकि वे उस अतिरिक्त वर्ष का इंतजार नहीं कर सकते थे। जीपीएस, सैन्य, प्रमुख वाणिज्यिक सामान, एयरलाइंस, ये सब कुछ प्रभावित करना शुरू करने वाला था। उन्हें ऐसा करना था। उन्हें 1 साल पहले विश्व चुंबकीय मॉडल को फिर से जारी करना पड़ा क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा था। तब चीजें बहुत खराब हो गईं क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 सबसे महत्वपूर्ण पेपर हैं और मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण हालिया अपडेट हैं। हम 2022 से शुरू करने जा रहे हैं। 2023 की प्रमुख चुंबकीय विसंगति की ओर ले जाने वाला एक बड़ा त्वरण था। बाईं ओर का पेपर डॉक्टर सगे सिमोनिको द्वारा इसी बारे में है। वो वही है जिसने पहचाना कि यह बड़ी विसंगति थी जो 2023 की शुरुआत में किसी बिंदु पर हुई थी और इसने वास्तव में घड़ी को चालू कर दिया था और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और भी तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया था। ये तब है जब ऑरोरल इवेंट शुरू हुए। जो लोग कुछ समय से चैनल पर हैं, आप जानते हैं 2023 का अप्रैल, मार्च या अप्रैल था कि हमने कहना शुरू किया, अरे दोस्तों देखो सूरज क्या फेंक रहा है। सौर हवा जो पृथ्वी को प्रभावित कर रही है, इनमें से कोई भी चीज इस बात का हिसाब नहीं दे सकती है कि ये कैसे केले हैं। अरोरा हैं। इनमें से कोई भी चीज उच्च केपी इंडेक्स के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है। इनमें से कोई भी चीज इस तथ्य के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है कि हम कम अक्षांश अरोरा को बार बार देख रहे हैं, जो न केवल असामान्य है, बल्कि यह तथ्य कि सूर्य हम पर जो फेंक रहा है वो इन कम अक्षांश अरोरा को देखने के लिए जो कुछ भी लेता था उससे थोड़ा कम है। कुछ बहुत अजीब चल रहा है। वे कम उकसावे से अधिक बार हो रहे हैं। यह एक तरह से कल्पना करने जैसा है कि समय के साथ आप में से जो कुछ बियर पीना और फुटबॉल देखना पसंद करते हैं, कल्पना करें कि समय के साथ आप कम से कम बियर पीने की उम्मीद कर रहे थे और रात के अंत तक अधिक से अधिक खुश महसूस कर रहे थे। यह नहीं है कि यह कैसे काम करना चाहिए, है ना? लेकिन पृथ्वी के अरोरा के साथ यही हो रहा है। पृथ्वी कम और कम ले रही है, लेकिन ये रात के अंत तक टिप्सिया और टिसिया हो रही है। अच्छा, क्या हो रहा है? इंटरफेस, इस मामले में व्यक्ति की सहनशीलता किसी कारण से फर्श पर आ रही है। अंतरिक्ष से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के लिए चुंबकीय रूप से पृथ्वी की सहिष्णुता फर्श से टकरा रही है। फिर हमें 24-24 में एक भूचुंबकीय झटका मिला और 25-25 में हमारे पास शुरुआती मॉडल गिरावट है। पिछली बार जब उन्हें चुंबकीय क्षेत्र के लिए आउट ऑफ साइकिल अपडेट करना पड़ा था तो मॉडल को 25-15 में जारी किया गया था। वे 20-20 में एक और जारी करने जा रहे थे। उन्हें इसे 1 साल पहले करना पड़ा। उन्होंने 25 मॉडल जारी किया। 25 मई तक बड़ी गिरावट आई। रिलीज के 6 महीने बाद, जो तकनीकी रूप से 24-24 के दिसंबर में था, इसलिए ये 25 के मई तक 6 महीने था। 6 महीने और हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं। ऑरोरल और वायुमंडलीय विसंगतियां जारी हैं, विशेष रूप से ध्रुवीय ग्रीष्मकालीन मेसोस्फेरिक इको एनहेंसमेंट, जिसका CO2 से कोई लेना देना नहीं है। उत्तरी अटलांटिक कोल्ड ग्लोब और AMOC के साथ इसके संबंध महासागर बंद करने की प्रक्रिया की पुष्टि हुई। जियोडेसी विसंगतियां, विशेष रूप से चैंडलर डगमगाने के साथ, कुछ ऐसा जो इस चर को नहीं माना जाता है, ये थोड़ा सा गायब हो गया। पृथ्वी की घूर्णी और भौतिक गतिशीलता और विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण कार्य कुछ समय के लिए गायब हो गया। और यहां हम 26 की शुरुआत में हैं। ऑरोरल इवेंट पहले से ही जारी हैं। हम भी नहीं हैं। हम जनवरी में पूरे 3 सप्ताह भी नहीं थे, इससे पहले की पहली बड़ी दक्षिण की ओर ऑरोरल घटना हुई। वे फिर से फ्लोरिडा में दिखाई दे रहे थे। और हम ध्रुवीय भटकने के साथ और भी अधिक भूगर्भीय विसंगतियां देख रहे हैं। एक्स पर कुछ लोग हैं जो इस पर नजर रख रहे हैं और अभी ग्रह पर कुछ भी सही नहीं दिख रहा है। हमारा ग्रह भूगर्भीय, ऑरोर्मिक रूप से, वायुमंडलीय रूप से, विद्युत चुंबकीय रूप से, आयनगोलाकार रूप से पहचानने योग्य नहीं है। और फिर आप यहां रहने वाले लोगों को देखते हैं। 25-25 के लिए वो सब सामान, वैसे ये दाईं ओर के कागज में है। मूल रूप से पहली आउट ऑफ साइकिल रिलीज के लिए 4 साल लगे और जो नाटकीय था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उन्हें कभी भी विश्व चुंबकीय मॉडल को चक्र से बाहर नहीं करना चाहिए।
हम मूल रूप से वहां हैं, सिवाय इसके कि इस बार 4 साल नहीं लगे। इसमें लगभग 6 महीने का समय लगा। जब आप इसे तोड़ते हैं, जब आपको पता चलता है कि हमने प्रति शताब्दी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 5% खो दिया है, तो हम प्रति दशक 5% तक बढ़ गए हैं। हमने कैसे तेजी जारी रखी है, भले ही उन्होंने हमें नए अंक नहीं दिए हैं कि हमने कितना खो दिया है। मूल रूप से यह क्या करता है, यह वक्र को एक्सट्रपलेशन करता है। मुझे नहीं लगता कि हरे या लाल रंग की संभावना है। मुझे लगता है कि पीले रंग की काफ़ी संभावना है। लेकिन अनिवार्य रूप से जब आप वक्र को एक्सट्रपलेशन करते हैं तो आपको कुछ अनुमान लगाना होगा। ठीक है, अगला त्वरण कब है? क्या यह एक मध्यम त्वरण, एक प्रमुख त्वरण होने जा रहा है? बड़ा त्वरण हमें किनारे पर कब ले जाता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई भी इंसान वास्तव में नहीं दे सकता है। लेकिन सरल गणित के साथ हम जानते हैं कि हरी और लाल रेखाएं जो संभव है उसकी सीमाएं बनाती हैं। तो पीली रेखा 2040 के दशक में तब प्रतीत होती है जब हमें इस चुंबकीय ध्रुव में बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए। और इसलिए आपके लिए अभी जो याद रखना महत्वपूर्ण है वह चक्र मौजूद है। हम अभी इसके कारण हैं। ये शुरू हो गया है। ये तेजी से बढ़ रहा है और यह एक विलुप्त होने की घटना है। अब यहीं पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। कहानी वहीं रुक सकती है। हम बस इतना कह सकते हैं, अरे देखो, डेटा बहुत बहुत स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि भूगर्भिक इतिहास में वास्तव में अक्सर ऐसा होता है। समय से पता चलता है कि हम अभी देय हैं। हम इसे अभी देख रहे हैं। ये तेज और तेज होता जा रहा है। दुनिया के सभी शीर्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक प्रमुख विलुप्त होने की स्तर की घटना है, खासकर क्योंकि उन सभी चीजों के बारे में सोचें। आपके पास जलवायु विज्ञान की दोहरी खुराक है, जैविक की दोहरी खुराक, जबकि जानवर नेविगेट नहीं कर सकते हैं, और एक ही समय में मनुष्य इलेक्ट्रिक ग्रिड खोने जा रहे हैं क्योंकि हम वो सब खो रहे हैं। और इसलिए जब जानवरों का साम्राज्य मूल रूप से हमारे चारों ओर बिखर रहा है, आप में से कई लोगों ने शायद इसके बारे में सुना होगा, खाद्य श्रृंखला की सीढ़ी, और आप सीढ़ी के एक छोटे से पायदान को खटखटाते हैं और पूरी सीढ़ी ढह जाती है। हमारे पास पौधे हैं, कीड़े हैं। मैंने रोगाणुओं और प्लवक जैसी चीजों को भी नहीं छुआ जो इससे सीधे प्रभावित होते हैं। हम ऊपर और नीचे और खाद्य श्रृंखला के सभी तरफ से एक ही समय में ढहने के बारे में बात कर रहे हैं। और यह सब जबकि पृथ्वी की तकनीकी प्रणालियां अब मनुष्यों के लिए मान्य नहीं हैं। हमारे पास शक्ति नहीं है। नल चालू करें, कुछ भी नहीं निकलता है, और अगर ऐसा होता है तो आप इसे पीना नहीं चाहेंगे क्योंकि वैसे भी स्वच्छता स्टेशन पर बिजली नहीं है। कौन जानता है कि उस पाइप के माध्यम से क्या आ रहा है? दुकान पर कुछ भी नहीं है, बैंक में कुछ भी नहीं है, गैस स्टेशन पर कुछ भी नहीं है, बस आप और 7 अरब अन्य भूखे लोग। हम कहानी को वहीं खत्म कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी मात्रा में चिंता की कल्पना करूंगा कि आपको लगता है कि यह मायने रखता है। लेकिन यह वास्तव में इससे कहीं अधिक मायने रखता है क्योंकि यह सिर्फ पृथ्वी नहीं है। इस बात के प्रमाण हैं कि हमारे ग्रह पर हो रहा यह चुंबकीय बदलाव पूरे सौरमंडल में हो रहा है। हमारे पास कुछ क्षेत्र हैं जहां हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और कुछ अप्रत्यक्ष सबूत हैं, और यह वह जगह है जहां यह महत्वपूर्ण है कि आपने शुरुआत में यह समझने पर ध्यान दिया है कि हम कण ऊर्जा की परवाह क्यों करते हैं। क्योंकि यदि आप समझते हैं कि यह सौर कण ऊर्जा, जो किसी ग्रह की चुंबकीय अवस्था से सीधे प्रभावित होती है, मजबूत, कमजोर होती है, तो आप ये पहचानने में सक्षम होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो चलिए सूर्य पर प्रत्यक्ष साक्ष्य से शुरू करते हैं। हमारे पास सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, कोरोनल चुंबकीय क्षेत्र के बदलने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कोरोना को वे सूर्य का वातावरण कहते हैं। जबकि वे क्षेत्र इस तरह से बदल रहे हैं कि उन्हें बदलना नहीं चाहिए। सौर वातावरण में हीलियम की प्रचुरता बदल रही है, और यह सीधे चुंबकीय क्षेत्र के उन परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे पास यहाँ सूर्य की बदलती चुंबकीय स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जबकि सूर्य पर वायुमंडलीय अवस्था बदल रही है। बृहस्पति पर बहुत सारी वायुमंडलीय विसंगतियां, बादल बैंड दिखाई दे रहे हैं या गायब हो रहे हैं। ग्रेट रेड स्पॉट मर रहा था। रेड जूनियर का जन्म हुआ था। उन्होंने बृहस्पति में बनने वाली नई जेट धाराओं की खोज की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र का रेडियो उत्सर्जन बदल रहा है। इससे मेरा क्या मतलब है?
आप देखिए, बृहस्पति के सुपर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में पकड़े गए इलेक्ट्रॉनों को इतनी तेजी से तेज किया जाता है कि वे वास्तव में रेडियो तरंगों में गाते हैं, और ये हमेशा बहुत स्थिर रहे हैं। किशोरावस्था और 20 के दशक में नेल्सन के अध्ययन पर वापस जाने पर वे बृहस्पति से इन रेडियो संकेतों का पता लगाने में सक्षम थे, और जब उन्होंने बदलना शुरू किया तो वे 12 बजे तक बहुत स्थिर थे। अब 2 चीज़ों में से एक हो सकता था, या तो बृहस्पति पर एक इलेक्ट्रॉन की प्रकृति बदल गई और कहीं और नहीं, हम जानते हैं कि यह यहाँ नहीं बदला, या शायद एक मौलिक उप परमाणु भौतिकी कण नहीं बदला। जो बदल गया वह था इसका त्वरक चुंबकीय क्षेत्र बदलना शुरू हो गया, जिससे यह एक अलग गीत गाने लगा। हमने बृहस्पति से एक दिलचस्प सबूत भी देखा। ये पहला चंद्रमा है जो प्रतिक्रिया कर रहा है। आयो में दक्षिणी ध्रुव पर एक सुपर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसे यदि आप आयो को अन्य ग्रहों के आकार तक बढ़ाते हैं तो ये हमारे सौर मंडल के इतिहास में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होगा। मुझे यकीन है कि यह भी एक संयोग है। यूरेनस एक दिलचस्प है। कुछ समय के लिए यह इस प्रत्यक्ष साक्ष्य श्रेणी में नहीं था क्योंकि इसमें केवल रिकॉर्ड अरोरा और रिकॉर्ड तूफान गतिविधि थी। 2 चीजें जिनकी आप उम्मीद कर रहे होंगे यदि इसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा था, है ना? आप उन अरोरा से अधिक की उम्मीद करेंगे और आप अधिक रिकॉर्ड तूफान गतिविधि की उम्मीद करेंगे। लेकिन साथ ही एक अध्ययन था जो अभी सामने आया था जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप बादलों को ट्रैक करने में सक्षम था, और वे पहली बार यूरेनस की घूर्णन दर को पूरी तरह से निर्धारित करने में सक्षम थे। और इस लेख में वे बता रहे थे कि यह इतना प्रतिभाशाली कैसे था क्योंकि इससे पहले वे यूरेनस की घूर्णन दर को सटीक रूप से ट्रैक करने में असमर्थ थे क्योंकि इसके चुंबकीय ध्रुव बदल रहे हैं, जिससे ऐसा करना असंभव हो गया था। और वे सचमुच इसे वहीं खिसका देते हैं। इस बारे में कोई कागज नहीं था, कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई, बस यूरेनस के ध्रुव खिसक रहे हैं, और इसलिए हम यह नहीं बता सकते कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन यह अप्रत्यक्ष सबूत है जहां आपको अपना दिमाग चालू करना होगा। चलो शुक्र के पास चलते हैं। शुक्र, प्रमुख पवन विसंगतियां। प्रमुख पवन विसंगतियां, इसकी सबसे तेज हवाएं अब पहली बार की तुलना में 33% तेजी से चिल्ला रही हैं। पृथ्वी पर हम अभी तक हवा की गति में 3 से 4% की वृद्धि पर भी नहीं हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हवा की गति उन चीजों में से एक है जो सूर्य से इस विद्युत चुंबकीय इनपुट से प्रभावित हो सकती है, खासकर अगर रास्ते में खड़ी चीज किसी ग्रह की चुंबकीय और आयनिक ढाल पकड़ रही है या बदल रही है। मंगल ग्रह में पृथ्वी की तुलना में अधिक विसंगतियां हैं। मंगल ग्रह पर जलवायु परिवर्तन पृथ्वी से कहीं अधिक। मंगल ग्रह पर भूकंपीय विसंगतियां इस हद तक हैं कि हाल ही में वे देख रहे हैं कि भूकंपीय गतिविधि निर्माण कर रही थी और बड़ी हो रही थी और बड़ी हो रही थी, और लाल ग्रह पर वास्तव में शारीरिक रूप से संभव थी। और अब यदि आप देखते हैं और आप इसे देखते हैं तो वे अब मानते हैं कि मंगल का आवरण जीवित और सक्रिय है, जहां उन्होंने सोचा था कि यह हमेशा के लिए भूगर्भीय रूप से मृत ग्रह था। और वे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पहले यह इतना गलत कैसे किया, जबकि इसका उत्तर शायद सिर्फ इतना है कि यह बस वापस जाग रहा है। इस विचार का कोई विपरीत प्रमाण नहीं है कि यह एक मृत ग्रह था, कि यह एक सोता हुआ आंतरिक भाग था। लेकिन अब यह बहुत स्पष्ट है कि मंगल जीवित और सक्रिय है। कोई आश्चर्य नहीं कि एलोन वहां इतनी बुरी तरह से जाना चाहता है। शनि एक अच्छा है। हमें वास्तव में अभी कुछ समय पहले ही इस पर एक अपडेट मिला है, इसलिए हम बहुत लंबे समय से शनि को दूरबीनों में देख पाए हैं। और गैलीलियो ने वास्तव में शनि पर पहला सुपरस्टॉर्म देखा। यह उत्तरी गोलार्ध में था, और बाद में उन्हें एहसास होगा कि यह सुपरस्टॉर्म शनि के उत्तरी गोलार्ध पर हर 30 साल में बिंदु पर होगा। और फिर उन्हें पता चला कि यह बिंदु, जो मेरा मतलब है ये जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए शनि की कक्षा ठीक 30 साल की है। यह उस समय हो रहा था जब शनि सूर्य के सबसे करीब था। यह एक पूर्ण वृत्त नहीं है, इसकी कक्षा है, और उस बिंदु पर जहां यह सूर्य के सबसे करीब होता है, जब ऐसा होता है उच्चतम सौर ऊर्जा आ रही है और तूफान दिखाई देता है। यह सिर्फ 1 दशक पहले हुआ था। यह कैसे हो सकता है? पहली बार यह पूरे 1 दशक पहले दिखाई देता है। ठीक है, अगर शनि का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है तो अधिक सौर ऊर्जा मिल रही है। शायद उस तूफान को जल्दी ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त सौर ऊर्जा आ गई है, जबकि आमतौर पर इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है।
वरुण। वरुण। हमारे पास तूफान उलट पैटर्न था। ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी पर तूफान अफ्रीका के तट से बनते हैं और वे पश्चिम की ओर अमेरिका की ओर बढ़ते हैं। आप मर्टल बीच के तट से तूफान बनते हुए और दक्षिण में अफ्रीका की ओर गोता लगाते हुए नहीं देखते हैं, है ना? ये शारीरिक रूप से होने में सक्षम नहीं होना चाहिए। नेपच्यून पर यह अभी हुआ। हम काफी समय से नेपच्यून पर तूफान के पैटर्न को नोटिस करने में सक्षम हैं और वे बस उलट गए। यदि आप हवाओं और तूफानों और मौसम पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव ले रहे हैं तो आप कहना शुरू करते हैं, ओह ठीक है। अगर पृथ्वी पर ऐसा होता है तो क्या होगा? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरोरा नेपच्यून के भूमध्य रेखा पर फैल रहा है। यदि आप पद लेना चाहते हैं तो ठीक है, बेन, हाँ ठीक है। सूर्य का ग्रह के वायुमंडल पर इतना प्रभाव पड़ता है। आप ये दावा करना चाहते हैं कि नेपच्यून अपने चुंबकीय क्षेत्र के संकेत दिखा रहा है, इसका अपना ध्रुव फ्लिप होने का संकेत है। यही वजह है कि तूफान उलट गया है। आपको और क्या मिला? क्या आप कुछ अन्य चीजों को देखने की उम्मीद नहीं करेंगे? हाँ, मैं ग्रह के तापमान में नाटकीय गिरावट की उम्मीद करूंगा जो हमने नेपच्यून पर देखा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अरोरा न केवल बड़ा होगा बल्कि मुझे उम्मीद है कि अरोरा ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि यह भूमध्य रेखा को पार कर रहा है, जो कि जेम्स वेब ने कुछ महीने पहले दिखाया था। और इसलिए हमारे पास पृथ्वी है और हम जानते हैं कि हमारे पास ये चक्र है। यह शायद कोई संयोग नहीं है कि हम पूरी तरह से देय हैं। ये हो रहा है और यह अभी तेज हो रहा है। ये बातें शायद संयोग नहीं हैं। लेकिन फिर हम सूरज को देखते हैं, हम बृहस्पति को देखते हैं, हम यूरेनस को देखते हैं। हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे चुंबकीय परिवर्तनों से भी गुजर रहे हैं। यूरेनस पर हम जानते हैं कि यह चुंबकीय ध्रुवों का एक वास्तविक बदलाव है। शुक्र की हवा की विसंगतियां। ठीक है, बहुत सी चीजें जवाब हो सकती हैं, लेकिन इसका उत्तर यह भी हो सकता है कि अधिक सौर ऊर्जा आ रही है। मंगल भू और जलवायु विसंगतियां। ठीक है, आप शायद मंगल ग्रह के मूल से एलियंस जियो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं हूं। ये भी हो सकता है कि मंगल ग्रह में अधिक सौर ऊर्जा प्रवेश कर रही हो। शनि सुपरस्टॉर्म। कौन जानता है, हो सकता है कि यीशु को एक और दशक इंतजार करने का मन नहीं था और उन्होंने सुपरस्टॉर्म को शनि के उत्तरी गोलार्ध पर फेंक दिया। या हो सकता है कि यह अपने चुंबकीय क्षेत्र को खो रहा हो और सौर ऊर्जा की अपेक्षित मात्रा अन्यथा की तुलना में पहले प्राप्त करने में सक्षम थी। हो सकता है, शायद नेपच्यून भौतिकी और विज्ञान के समान नियमों का पालन नहीं करता है जैसा कि ब्रह्मांड में बाकी सब कुछ है। या हो सकता है कि इसके भूमध्य रेखा पर अरोरा हो और इसके तूफान उलट रहे हों और ग्रह जम रहा हो क्योंकि इसमें चुंबकीय ध्रुव भी बदल रहा है। प्लूटो ने 2019 में अपने वायुमंडल का 5वां हिस्सा खो दिया। मंगल ग्रह पर वातावरण क्यों नहीं है? यदि हम अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देते हैं तो पृथ्वी का क्या होता है? आपको क्या लगता है कि प्लूटो ने एक वर्ष में अपने वायुमंडल का 5वां हिस्सा कैसे खो दिया? इन सभी चीजों के लिए या तो लाखों अलग अलग चीजें चल रही हैं या सिर्फ एक है। लेकिन फिर से, और एक टूटा हुआ रिकॉर्ड होने के लिए खेद है, शायद ये सिर्फ एक संयोग है। यदि हमारे पास पूरे सौर मंडल को चुंबकीय रूप से प्रभावित किया जा रहा है और फिर हमें यह भी मानना होगा कि यह सिर्फ एक पृथ्वी चक्र नहीं है और यह केवल एक यादृच्छिक संयोग नहीं है कि पूरे सौर मंडल में एक चुंबकीय परिवर्तन होता है जो पृथ्वी के चक्रीय के अनुरूप होता है। छोटे सिक्के, ये पूरे सौर मंडल के लिए होने वाली एक चक्रीय चीज होगी। लेकिन सूर्य के अलावा पूरे सौर मंडल को चुंबकीय रूप से क्या प्रभावित कर सकता है? और हम जानते हैं कि यह सूर्य नहीं है क्योंकि सूर्य स्वयं भी प्रभाव डाल रहा है। सूरज बदला जा रहा है। खैर, हमारे सौर मंडल में कुछ है, एक सर्पिल लहरदार विद्युत क्षेत्र सौर मंडल के भीतर सूर्य के उत्तर और दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्रों को अलग करता है और इसे हेलियोस्फेरिक कर्ट शीट कहा जाता है। उन्होंने इसे एक प्रयोगशाला में पुनः प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे हर दूसरे तारे पर देखा है जिसका वे अध्ययन कर सकते हैं और उन्होंने इसे आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाओं में भी बड़े पैमाने पर देखा है। उस पैमाने पर हम इसे गांगीय वर्तमान शीट कहने जा रहे थे। यह एक भौतिकी नियम है, इस नियम की तरह। और इसका कारण यह आकाशगंगा में है। उन्होंने सभी सितारों पर अन्य आकाशगंगाओं को देखा और वे इसे प्रयोगशाला में फिर से बना सकते हैं क्योंकि इसके लिए केवल एक कताई विद्युत चुंबकीय प्रणाली की आवश्यकता होती है। सिद्धांत रूप में, यह भूमध्य रेखा पर एक सपाट विमान के साथ एक पल में शुरू होगा।
इसके ऊपर उत्तरी चुंबकीय क्षेत्र हैं, इसके नीचे दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्र हैं। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम घूमता है ये लहराने लगता है और एक लहर बन जाता है, लगभग इसे एक नालीदार रूप की तरह। गणितीय रूप से ये काम करता है। उन्होंने इसका मॉडल तैयार किया है, उन्होंने इसका अवलोकन किया है। आप में से जो लोग गांगेय केंद्र के सुविधाजनक बिंदु से हमारे सूर्य के ठीक पीछे बैठे प्रसिद्ध रेडक्लिफ लहर से परिचित हैं, वे अब मानते हैं कि इसका साइन वेव जैसा रूप इसके साथ बातचीत करने का एक कार्य है। इसके बारे में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, और मैंने जो कुछ भी कहा वह ये है कि तथ्य ये है कि यह पृथक्करण बिंदु है, उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों का चुंबकीय उत्क्रमण बिंदु। या इस मामले में यह एक लहरदार लहराती शीट के रूप में गांगेय चुंबकीय उत्क्रमण बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक शीट है, यह न केवल अपने साथ उत्तर और दक्षिण चुंबकीय क्षेत्रों के बीच परिसीमन बिंदु ले जा रहा है, बल्कि यह अंतरिक्ष में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्विफर डस्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही यह केंद्र से बाहर निकल रहा है, ये गैसों, धूल और कणों को उठा रहा है, और यह उन चीजों को अपने साथ ला रहा है। इसलिए हमारे पास न केवल गांगेय चुंबकीय उत्क्रमण का ये चुंबकीय पर्यावरण प्रभाव है, बल्कि हमारे पास गांगेय सामग्री का जमाव, इन सौर मंडलों में कचरा फेंकना है जो इस वर्तमान शीट से प्रभावित होते हैं। और इसलिए ये ज्यादातर उस रूप को लेते हैं जिसे वे इंटरस्टेलर पिकअप आयन, ऊर्जावान तटस्थ परमाणु, या इंटरस्टेलर या गैलेक्टिक धूल कहते हैं। अब पिकअप आयन और ऊर्जावान तटस्थ परमाणु जो लगातार बढ़ रहे हैं, और हम इसमें दबाव के मोर्चे, दबाव के झटके, चुंबकीय सीमाएं देख रहे हैं, क्योंकि वाइजर और न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान सौर मंडल के किनारे की ओर बाहर की ओर यात्रा करते हैं। और बस एक अध्ययन की ऊंची एड़ी के जूते पर जिसमें कहा गया है कि हम सूर्य के वायुमंडल के शीर्ष पर हमारी अपेक्षा से अधिक धूल जमा होते हुए देख रहे हैं, प्लूटो के पीछे कुइपर बेल्ट के माध्यम से उड़ने वाले न्यू होराइजन्स ने देखा कि वहां उनकी अपेक्षा से अधिक धूल है। ये कहां से आ रहा है? ये गांगेय वर्तमान शीट के साथ आ रहा है। और इसलिए न केवल यह शायद एकमात्र चीज है जो पूरे सौर मंडल के चुंबकीय परिवर्तन की व्याख्या कर सकती है, न केवल हम जानते हैं कि यह चीज वास्तव में मौजूद है और यह आकाशगंगा के माध्यम से व्यापक हो रही है, बल्कि हम ग्रहों के बीच अंतर्ग्रहीय स्थान को देखते हैं और हम सब कुछ देखते हैं। कचरा जो ठीक उसी समय हमारे सिस्टम में डाला जा रहा है। पृथ्वी के आपदा चक्र का कारण, इन चुंबकीय ध्रुवों के बदलाव का कारण, इस सौर मंडल चक्रीय चुंबकीय बदलाव का कारण गांगेय वर्तमान शीट से गांगेय चुंबकीय उत्क्रमण के साथ हमारी बातचीत और लेना है। और जबकि इस गांगेय वर्तमान शीट का प्रभाव ये चुंबकीय ध्रुव बदलाव या उन सभी वस्तुओं का आंतरिक चुंबकीय परिवर्तन है जो गांगेय चुंबकीय उत्क्रमण ले रहे हैं, ये सूर्य के साथ क्या करता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मंद होना शुरू हो जाएगा। सूर्य लाल हो जाएगा और फिर सूर्य काला हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की सतह पर विद्युत गतिविधि बंद होने लगेगी और धूल और अन्य सामग्री सूर्य के वातावरण में अधिक से अधिक जमा हो जाएगी। लेकिन हम उत्क्रमण अवस्था में बहुत अधिक समय नहीं बिताते हैं और फिर विद्युत गतिविधि वापस क्लिक करती है, क्योंकि हम गांगेय चुंबकीय क्षेत्रों के दूसरे आधे हिस्से में प्रवेश करते हैं, उन सभी सौर प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करते हैं और धूल और प्लाज्मा के उस बाहरी आवरण को नष्ट कर देते हैं जैसे सांप हिंसक रूप से बहा रहा है इसकी त्वचा से दूर। ये सौर माइक्रोनोवा है और यही वह है जो पृथ्वी के आपदा चक्र के चरम को विराम देता है, कम से कम पृथ्वी के आपदा चक्र के चरम की शुरुआत करता है। इसके लिए सबूतों के संदर्भ में हम निश्चित रूप से भूगर्भिक साक्ष्य के साथ शुरू करते हैं, और यह काफी हद तक हमारे लिए उस तरह से लाया गया था जिस तरह से हम इसे अब देखते हैं डॉगवुड द्वारा। वो व्यक्ति है जो अब मर चुका है, वह शांति से आराम कर सकता है, जो विज्ञान में, प्रकृति में उन सभी 110 साल पुराने पत्रों पर वापस गया और 30, 40 और यहाँ तक कि 50 के दशक के माध्यम से विज्ञान को ट्रैक किया, ये दिखाते हुए कि सभी आइसोटोप और सभी
पृथ्वी पर आपको जो सामग्री मिलती है उसमें एक ऐसा जोड़ा है जो वास्तव में तब तक बहुत अधिक मायने नहीं रखता जब तक कि आप एक अलग तरीके से सोचना शुरू न करें। वे छोटे आधे जीवन के साथ नोवा स्तर के आइसोटोप हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिजली गिरना, उल्का हड़ताल, ज्वालामुखी विस्फोट, आप एक परमाणु के इस आइसोटोप को किसी भी तरह से एक तारे विस्फोट के अलावा नहीं बना रहे हैं। आपको एक नोवा की आवश्यकता है या आपको यह आइसोटोप कभी नहीं मिल रहा है। ये कहीं और से नहीं आ सकता। छोटे आधे जीवन का मतलब है कि अगर यह बहुत पहले हुआ होता तो यह चला जाता। हम इसे नहीं देखेंगे तो यह इतना पुराना नहीं हो सकता। यह आइसोटोप जिसे एक तारे के विस्फोट में बनाने की आवश्यकता थी, इतना पुराना नहीं हो सकता। और इसलिए जब वे विशिष्ट नोवा आइसोटोप होते हैं तो हम कुछ एल्यूमीनियम आइसोटोप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से समुद्र के तल पर आयरन -60 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ 50, 60, 80 मिलियन वर्षों से हो सकता है। लेकिन जब वे वास्तव में अल्पकालिक आइसोटोप अधिमानतः जीवाश्म हड्डियों में, पेट्रीफाइड लकड़ी में, काले कांच में पाए जाते हैं जो इन आपदा परतों में भी होते हैं जहां मैग्नेटाइट रिवर्स दिखाता है कि हमारे पास चुंबकीय ध्रुव फ्लिप हो गया था, जहां सभी मरने होते हैं, जहां सभी जलवायु संबंधी मुद्दे होते हैं। जगह, अतिरिक्त जीवाश्म, अजीब जलवायु सामग्री, चुंबकत्व बदलना, यही वो परतें भी हैं जहां हम उन छोटे अर्ध जीवन नोवा स्तर के समस्थानिकों को पाते हैं जो मूल रूप से सुझाव देंगे कि यह इस चक्र का भी हिस्सा है, जो एकमात्र तरीका होगा जिससे आप वास्तव में सभी प्राचीन की व्याख्या कर सकते हैं। कहानियां और यहां तक कि धार्मिक कहानियां भी सूरज, लाल सूरज, काले सूरज से डरती हैं। इसका कोई मतलब नहीं है और हम इस पर ग्रहण नहीं करने जा रहे हैं। वे विशेष रूप से इस बारे में बात करते हैं कि ग्रहण क्या थे और वे ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकते थे। वे अधिकांश भाग के लिए ग्रहणों से डरते नहीं थे। वे सूरज से किसी और चीज से डरते थे। लेकिन जब इस वास्तव में पुराने भूगर्भिक डेटा की बात आती है जहां आप सूक्ष्म चीजों को देख रहे हैं या आप यह व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि कई हजार साल पहले एक प्रारंभिक मानव के दिमाग में क्या चल रहा था, तो यह आपको केवल इतनी दूर तक पहुंचा सकता है। तो चलिए वर्तमान पर आते हैं और कहते हैं, ठीक है, क्या सूर्य में माइक्रोनोवा हो सकता है? संभवतः। क्या ये आइसोटोप कहीं और से, किसी अन्य तारे से आ सकते हैं? और यहीं पर मुख्यधारा का विज्ञान अभी भी मजबूत है। यह वो पहाड़ी है जिस पर वे मरने जा रहे हैं क्योंकि वे कहते हैं कि यह सामान या तो सौर मंडल के निर्माण के समय से बचा हुआ है या यह अन्य सितारों से आ रहा है। अन्य सितारे बस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम उस सामग्री को ले रहे हैं। समस्या यह है कि इनमें से कुछ आइसोटोप चले गए होते यदि वे सौर मंडल बनने से पहले से यहां होते, है ना? ताकि कोई मेज से बाहर हो। तो क्या यह अन्य सितारों से आ रहा है? वे इन विस्फोटों को भेज रहे हैं। उन्हें आपदा परतों में कैसे केंद्रित किया जा रहा है? एक दूर का नोवा चुंबकीय ध्रुव बदलाव का कारण कैसे बनेगा? और ये सभी अलग अलग तारे यहां पृथ्वी पर इतना आदर्श चक्र बनाने के लिए सही समय पर कैसे चले जाएंगे? और जब प्रकाश, आप जानते हैं, ये यहां पहुंचता है, आप जानते हैं, हमारे सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। प्रकाश को आगे पीछे जाने में 4 साल लगते हैं। यदि प्रॉक्सिमा सेंटोरी में विस्फोट हो जाता है तो कणों को यहां आने में लाखों साल लगेंगे। तो ये सभी सितारे बंद हो रहे हैं। उनके कणों को यहां पहुंचने में लाखों साल लग रहे हैं। किसी तरह उनका आधा जीवन समाप्त नहीं हो रहा है। और वे सटीक सही समय में पहुंच रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव आपदा चक्रों में बदल रहा है। या सूरज भी इसका हिस्सा है। और सूर्य का आवर्तक आपदा चक्र होता है। फिर निश्चित रूप से हमें एक सुपरनोवा अवशेष द्वारा धूल भरे पिनबॉल का चुंबकीय कारावास मिला है जहां उन्होंने पाया कि जिस धूल से ये आइसोटोप चिपके रहते हैं वो वास्तव में अवशेष से बाहर नहीं निकल सकती है। उन सभी सुपरनोवा अवशेषों के बारे में सोचें जिनकी आपने कभी तस्वीर देखी है। क्या वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो रहे हैं? या क्या वे ऐसे दिखते हैं जैसे उनके लिए एक सीमित और अच्छी तरह से परिभाषित आकार है? वे आइसोटोप किसी अन्य तारे से नहीं आ सकते थे। वे सुपरनोवा अवशेष में फंस गए हैं। ये आइसोटोप यहां पृथ्वी पर, वे सूर्य से आए हैं।
जो इस तथ्य को देखते हुए स्पष्ट होना चाहिए था कि वे केवल इन आपदा परतों में पाए जाते हैं, और अगर यह कहीं और से आ रहा है तो ऐसा होना संभव नहीं है। समय बहुत सही है। इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। चुंबकीय रूप से वे वैसे भी सुपरनोवा अवशेष से बाहर नहीं निकल सकते। एकमात्र उत्तर बचा है सूर्य है। तो आप एक आवर्ती नोवा इवेंट कैसे बनाते हैं? क्योंकि यह सुपरनोवा नहीं होगा। और मुझे पता है कि ज्यादातर लोग सुपरनोवा तारे की मृत्यु के बारे में सोचते हैं जब वे नोवा शब्द सुनते हैं। 99% से अधिक नोवा इवेंट सुपरनोवा इवेंट नहीं है। एक लघु संस्करण की तरह सभी दिशाओं में पफ या पॉप। और फिर वे इसे फिर से कर सकते हैं, एक आवर्तक नोवा। यह उनमें से अधिकांश है। और वे कैसे होते हैं? वे दो तरीके जानते हैं। एक चुंबकीय किक है। कुछ लोग इसे ब्लैक होल ट्रिगर के रूप में संदर्भित करते हैं। वे उन सितारों पर नोवा की घटनाओं में वृद्धि देख रहे हैं जो गांगीय केंद्र के बहुत करीब जाते हैं, जिसे वे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। उससे चुंबकीय किक या चुंबकीय प्रभाव लेते हैं और एक नोवा घटना को ट्रिगर करते हैं। बहुत अधिक सामान्य, बहुत लंबे समय तक समझा जाने वाला अभिवृद्धि सामग्री एकत्रीकरण होगा। इसका उनका पसंदीदा संस्करण तब होता है जब आपके पास एक ऐसा तारा होता है जो किसी अन्य तारे से सामग्री चूस रहा होता है। और यह मूल रूप से ऐसा है जैसे ये काली मिर्च हो रहा है और फिर यह छींक रहा है। इसे रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब वास्तव में क्या हो रहा है कि यह सामग्री आ रही है। यह ऊर्जा मार्गों को अवरुद्ध कर रहा है, जैसे आप वेंट पर अपना हाथ रखते हैं। आखिरकार आप उस वेंट प्रकार की चीज के नीचे दबाव का निर्माण करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे तारे देखे हैं जिनमें पतित बाइनरी नहीं है। उन्होंने सितारों को अंधेरे आणविक धूल भरे बादलों में घूमते देखा है और छींकना शुरू कर दिया है। और इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा एक बाइनरी सिस्टम चूसने वाली सामग्री है। लेकिन सामान्य तौर पर आपके पास यह अभिवृद्धि होती है। यदि आप किसी तारे पर सामग्री डंप कर सकते हैं या इसे चुंबकीय किक दे सकते हैं, तो एक अच्छा मौका है कि इसमें एक नोवा इवेंट होने जा रहा है। सामग्री को तारे पर डंप करें या इसे एक शक्तिशाली चुंबकीय किक दें। जैसे गांगीय चुंबकीय उत्क्रमण सभी गांगीय अंतरिक्ष कचरे में लाता है। ये दोनों नोवा तंत्र हैं जो ठीक एक ही समय में एक साथ वितरित किए गए हैं, केवल एक ही तरीके से, जो वास्तव में इस बड़ी तस्वीर की व्याख्या करेगा जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि शायद यह एक संयोग है, क्योंकि इस बिंदु पर आपको इस पर विश्वास करने के लिए पागल होना होगा। तो मुझे बस आगे बढ़ने दें और उन चीजों को ढेर करते रहें जो संयोग नहीं है, अगर मैं कर सकता हूं। तो गांगीय भौतिकी में गांगीय वर्तमान शीट के साथ एक समस्या रही है, वह लहरदार चीज। ये लगभग आधे रास्ते में रुकना चाहिए। गणित कहता है कि इस लहर जैसी पाक अस्थिरता को दबाया जाना चाहिए। हालांकि वे इसे दृश्यमान सितारों के पीछे से बाहर जाते हुए देखते हैं। यह आकाशगंगा के आधे रास्ते में नहीं रुका है। यह अतीत से बाहर चला जाता है जहां अधिकांश दृश्य आंखें कहती हैं कि आकाशगंगा रुक जाती है, और यहां उन्हें अंततः पता चला कि कैसे। ये पिट्सबर्ग 21 में एपीएस भौतिकी सम्मेलन में था। यदि आप नोवा ऊर्जा को सीधे इस शीट में डाल सकते हैं, तो यह अपनी चुंबकीय उछाल को बनाए रख सकता है और लहर जारी रह सकती है। गांगीय भौतिकी को ठीक करने का एकमात्र तरीका यह है कि उस शीट को गुजरने के दौरान नोवा घटनाओं को ट्रिगर किया जाए। एकमात्र तरीका है जिससे आप भूगर्भिक साक्ष्य की व्याख्या करने जा रहे हैं कि ये चीजें कहां से आईं और वे आपदा की इन परतों में कैसे आईं। एकमात्र तरीका जिससे आप ये समझाने जा रहे हैं कि ये लोग जो पिरामिड बना सकते थे, वे सूरज से क्यों डरते थे। नोवा को ट्रिगर करने के दोनों तरीके ठीक एक ही समय में उस चीज के माध्यम से आते हैं जो समझा सकता है कि पूरे सौरमंडल में क्या हो रहा है। केवल एक चीज जो समझा सकती है कि पूरे सौरमंडल में क्या हो रहा है। जिस चीज को हम जानते हैं वो मौजूद है, जिसकी उन्होंने विशेषता बताई है। वे जानते हैं कि आकाशगंगा में लहरें कितनी ऊंची हैं, और ऐसा ही होता है। ये सौर माइक्रोनोवा को ट्रिगर करता है, न केवल भूविज्ञान प्राचीन कहानियों की व्याख्या करता है। यह न केवल दोनों नोवा ट्रिगर्स के साथ समझ में आता है, जो एक ही समय में उस चीज से आता है जो बताता है कि सौरमंडल में क्या हो रहा है, बल्कि यह एकमात्र चीज है जो गांगीय भौतिकी को ठीक करती है। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ एक संयोग है। अब आइए मैंने अभी जो प्रस्तुत किया है उसके कुछ असहमति और प्रतिवादों पर चलते हैं।
वे कहते हैं कि एक माइक्रोनोवा केवल एक सफ़ेद बौने तारे पर हो सकता है जो एक पतित बाइनरी से चूस रहा है, और इसके लिए मैं कहता हूं कि वे नोवा को नहीं जानते हैं, और मैं कई वर्षों से ऐसा कह रहा हूं। इस तथ्य के बारे में भूल जाइए कि माइक्रोनोवा को आधिकारिक तौर पर 2222 में खोजा गया था, और अब वे हमें बताना चाहते हैं, यहाँ सभी नियम हैं। जब मुझे 19 में माइक्रोनोवा के बारे में बात करने के लिए पागल कहा जा रहा था। तो चलिए 19 पर वापस चलते हैं। नोवा और सुपरनोवा इवेंट्स के 10 से 15 प्रमुख वर्ग और उपवर्ग हैं। आप उनमें से एक समूह की सूची नीचे देख सकते हैं। ये खगोल विज्ञान की एक सदी से भी अधिक समय में है, जिसे आप असभ्य खगोल विज्ञान कहेंगे कि कई शताब्दियों पर बनाया गया है। सैकड़ों वर्षों में हमारे पास 10 से 15 विभिन्न प्रकार के नोवा हैं। खैर, अब हमारे पास लगभग 10 और प्रकार हैं। 7 वर्षों में उन्होंने 10 और खोजा है, और उन्होंने 5 अन्य नोवा घटनाओं की खोज की है जो नई कक्षाएं नहीं हैं, लेकिन वे उन सितारों पर हैं जो उन्हें नहीं होना चाहिए था, या वे तारकीय परिदृश्यों में हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था, जो तकनीकी रूप से एक नए प्रकार के नोवा के रूप में गिना जाता है। पहले नहीं देखा है। मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि हर बार जब नई तकनीक जारी की जाती है, तो यह उनके द्वारा हमें ये बताने के लिए जारी की जाती है, हमने ये सब पता लगा लिया है, और फिर कुछ नया डेटा आता है, और यह पता चलता है कि वे कुछ भी नहीं जानते हैं। 19, 20 और 21 में वे कह रहे थे कि मैं पागल था। मैं एक छद्म वैज्ञानिक फ्रिंज पागल था, क्योंकि माइक्रोनोवा कोई चीज़ नहीं थी। सोलर माइक्रोनोवा के बारे में भूल जाइए। माइक्रोनोवा असली भी नहीं है, वो सिर्फ शब्द बना रहा है, और हम यहाँ हैं, और अब हर कोई जानता है कि वे वास्तविक चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा, इस तथ्य से परे कि वे नोवा को नहीं जानते। यहाँ 2 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं जो हमारे पास शायद लंबे समय में हैं, और वे दोनों 25 के अंत में सही हिट हुए। ऊपर रिकोटकी के मॉडल के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रम का नियंत्रण। मूल रूप से ये कह रहा था कि स्थानीय गांगेय वातावरण पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के फ्लिप होने के लिए जिम्मेदार है, जो सौर मंडल पर बाहरी बड़े पैमाने पर प्रभाव डालता है। जो वैसे ये सिर्फ पृथ्वी से कहीं अधिक को प्रभावित करेगा। ये सभी ग्रहों को उस तरह से प्रभावित करेगा जिस तरह से हम देख रहे हैं। ये सूर्य को प्रभावित करेगा जिस तरह से हम देख रहे हैं। ये गांगेय चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक उलटफेर होगा जो यहां हर चीज के चुंबकीय उत्क्रमण और सौर मंडल की बदलाव को ट्रिगर करेगा। (25 दिसंबर) और जब वो बाहर आ रहा था, नीचे माइक्रोनोवा पर पहली बार थीसिस में से एक। मत भूलो, वे नहीं जानते थे कि वे अस्तित्व में हैं। मैं और इस चैनल को देखने वाले लोग ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि माइक्रोनोवा कई वर्षों तक अस्तित्व में है, जब तक कि उन्होंने उन्हें 22 में नहीं खोजा। यहाँ हम 25 के अंत में हैं। ये सबसे पहले अध्ययन की गई माइक्रोनोवा घटना में से एक है। वैसे अब वे जानते हैं, जैसे उनमें से दर्जनों हर जगह, और वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वह है, ओह वाह, इन्हें देखना वास्तव में कठिन है। हम शायद समय के साथ सैकड़ों हजारों माइक्रोनोवा घटनाओं को याद कर चुके हैं क्योंकि उन्हें पहचानना बहुत कठिन है। लेकिन इस सबसे अच्छे अध्ययन वाले ने अपने माइक्रोनोवा विस्फोट से ठीक पहले एक पोल शिफ्ट को सहन किया। यह असंभव है अगर यह एक सफेद बौना संचय है। अभिवृद्धि सामग्री, डंपिंग सामग्री इसके डंप को फ्लिप नहीं करेगी। गांगेय चुंबकीय उत्क्रमण बिंदु से टकराना होगा। और इसलिए हमारे पास न केवल गैलेक्टिक कर्ट शीट द्वारा वितरित अभिवृद्धि और चुंबकीय किक है, बल्कि हमारे पास समग्र चुंबकीय वातावरण है जो इसे प्रभावित कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे ये पृथ्वी में होगा। शीर्ष कागज, रिकीटेक मॉडल। और क्योंकि यह इसी तरह काम करता है, और क्योंकि यह सूर्य पर एक ध्रुव बदलाव को ट्रिगर करने जा रहा है, फिर नीचे का कागज, थीसिस, उस तारे की तरह सूर्य का आंतरिक ध्रुव बदलाव सौर माइक्रोनोवा से ठीक पहले होगा। जैसे जैसे समय बीतता है, संयोग बस ढेर होते रहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि यह सौर ऊर्जा नीचे आती है।
ये कम वेग वाले क्षेत्र में सभी तरह से प्रेरित करता है जहां क्रस्ट मेंटल से मिलता है, तुरंत उस कम वेग क्षेत्र को पिघला देता है। और अचानक क्रस्ट अब मेंटल से बंद नहीं है और यहीं पर यूलर पदभार संभालता है, क्योंकि किसी भी कताई वस्तु पर यदि कोई ऐसा भाग है जिसका वजन दूसरे से अधिक है तो वह भूमध्य रेखा पर चला जाएगा। ये भूमध्य रेखा पर रहना चाहेगा क्योंकि यह घूम रहा है। पृथ्वी पर वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ है और इसलिए जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ढह जाता है, जब सौर माइक्रोनोवा कम वेग क्षेत्र को पिघला देता है और जब क्रस्ट और मेंटल एक दूसरे से अनलॉक हो जाते हैं तो क्रस्ट शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे उन वजन की विषमताएं, भारी बिंदु, बर्फ भूमध्य रेखा पर आ जाती हैं। ये सिर्फ एक चुंबकीय ध्रुव बदलाव नहीं है, एक भूगर्भिक ध्रुव बदलाव है। बड़े पैमाने पर बाढ़, सुनामी हर महाद्वीप में आती है। इस घटना में कम से कम आधी दुनिया शायद मरने वाली है। आप में से अधिकांश के लिए ये धारणा कि यह एक चुंबकीय बदलाव से परे है कि क्रस्ट वास्तव में पलटने वाला है, लगभग 25 मिनट पहले माइक्रोनोवा की तरह पागल लग रहा है। लेकिन हमारे पास दुनिया में सभी सबूत हैं कि यह वास्तविक भी है। मेरा पसंदीदा मेजर वाइट, वर्ल्ड इन पेरिल है, जो उनके बेटे केन वाइट की किताब है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मेजर मेनार्ड ई. वाइट ने प्रोजेक्ट नानोक को कनाडाई आर्कटिक तक पहुंचाया। उनका लक्ष्य ठिकानों को विकसित करना, नेविगेशन के बारे में सीखना, रूस के शीर्ष पर आने की स्थिति में आर्कटिक लड़ाई के लिए तैयार करना था। फिर से यह 1940 के दशक में था और जब वे नेविगेट करना सीख रहे थे तो उन्हें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय ध्रुवों, कंपास, नेविगेशन पर बहुत अध्ययन करना पड़ा और उन्होंने पाया कि चुंबकीय ध्रुव चल रहा था। और जैसे ही उन्होंने खोदा, उन्होंने पाया कि 1 मिनट रुकिए, इस परत के नीचे यहाँ उष्णकटिबंधीय जीवाश्म हैं और हम नीचे खोदते हैं और हम इन चक्रीय दोहराई जाने वाली आपदाओं की परत दर परत ढूंढ रहे हैं। मेजर वाइट ने मिशन से, पेंटागन से, रैंड कॉर्पोरेशन से और ओएसएस बैठकों से सभी वर्गीकृत डेटा रखा। इसे अपने बेटे केन वाइट को वर्ल्ड इन पेरिल में प्रकाशित करने के लिए दे दिया। सरकार, पेंटागन, उनके लैपडॉग, रैंड कॉर्पोरेशन और सीआईए के पूर्ववर्ती ओएसएस ने जो निष्कर्ष निकाला वह ये था कि एक दिन में चुंबकीय ध्रुव बदलाव के दौरान पृथ्वी 90 डिग्री से अधिक घूम जाती है, जैसा कि मैंने वर्णन किया है। जिस तरह यूलर भौतिकी एक घूर्णन पिंड का वर्णन करती है जिसमें एक वजन विषमता होती है जो ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा तक आना चाहती है। इसके अलावा स्कैंडिनेविया में पेड़ हैं। 13,000 साल पहले एक ग्लेशियर के पिघलने के रूप में पता चला, जंगल जम गया। पेड़ों में कोई पेड़ के छल्ले नहीं होते हैं। दुनिया में एकमात्र स्थान जहां पेड़ों में पेड़ के छल्ले नहीं होते हैं वो है भूमध्य रेखा, क्योंकि पेड़ के छल्ले मौसम हैं। उष्णकटिबंध में विकास और फिर हाइबरनेशन नहीं होता है। उत्तरी नॉर्वे में स्कैंडिनेवियाई पेड़ बिना किसी छल्ले के हो सकते हैं अगर वह क्षेत्र भूमध्य रेखा पर भी था। ठीक वैसे ही जैसे मेजर वाइट ने कनाडाई आर्कटिक में उन उष्णकटिबंधीय जीवाश्मों के साथ पाया। और बस मैमथ के बारे में सोचो। हमने मैमथ के बारे में सुना है। इतनी तेजी से जमे हुए भोजन उनके मुंह और पेट में बिना पचा रह गया था। और हम सभी सवाल पूछते हैं कि आप एक विशाल को इतनी जल्दी कैसे फ्रीज करते हैं। लेकिन मैं ये भी पूछता हूं, वे क्या खा रहे थे? क्योंकि उन्हें आर्कटिक में 20-30 फीट बर्फ से बाहर निकालना था। आज वहां कुछ भी नहीं उग रहा है, लेकिन ये जानवर हिमनदों की अवधि में जम गए। 10-20 डिग्री ठंडा। और आप मुझे बताने जा रहे हैं कि वे चीजें ध्रुवीय क्षेत्र में एक दिन में 1000 पाउंड वनस्पति खा रही थीं? अब वहां कुछ भी नहीं उग रहा है। उन्हें 20 फीट बर्फ से खोदना पड़ा। आपको क्या लगता है कि जब 10-20 डिग्री ठंडा था तो उनके लिए खाने के लिए क्या था? जब तक कि यह ध्रुवीय क्षेत्र में न हो, जब तक कि ग्रह ऐसा न हो। मैमथ एक आरामदायक अक्षांश पर खा रहे थे और फिर उन्होंने खुद को ध्रुवीय क्षेत्र में तुरंत जमते हुए पाया। इसके अलावा मैमथ वहां नहीं हो सकते थे। वे वहां क्या कर रहे थे? वे क्या खा रहे थे? आप कभी भी ऐसे मैमथ नहीं पा सकते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र में हिमनदों की अवधि में जमे हुए थे यदि वह क्षेत्र पहले उष्णकटिबंधीय के करीब नहीं होता। हमारे पास गलत जगह पर उगने वाले सूरज की कहानियां हैं। हमारे पास उस लंबी रात की कहानियां हैं जहां रात पूरे दिन चलती थी और जनजाति ने नहीं सोचा था कि वह कभी वापस आ रही है।
उन्होंने सोचा कि वे सभी जमकर मर जाएंगे। ये सभी कहानियां वास्तव में तब समझ में आने लगती हैं जब आपको पता चलता है कि आइंस्टीन ने क्या महसूस किया। ये चार्ल्स हेपगुड की किताब में आइंस्टीन का फॉरवर्ड है। आइंस्टीन 100% आश्वस्त थे कि पृथ्वी पलट जाती है। वो बस ये समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे काम किया जाए। सबूत वहां थे और यह उसे आश्वस्त करता है। इसने हेपगुड, वॉकर, क्यूवियर, डेलुक, यहां तक कि न्यूटन को भी आश्वस्त किया। सबूत काफी स्पष्ट हैं। पृथ्वी क्या करती है और पृथ्वी इसे कैसे करती है, इसके बारे में। और इसलिए पृथ्वी के झुकने के बाद हम इस तरह दिखने जा रहे हैं। ये तब होता है जब आप यूलर भौतिकी लेते हैं और आप बर्फ लेते हैं और आप इसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ले जाते हैं। और ऐसा ही होता है कि जहां चुंबकीय ध्रुव अभी आगे बढ़ रहे हैं, वह नए भूगर्भिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में समाप्त हो जाएगा जब पृथ्वी बिल्कुल इसी तरह झुक जाएगी। वैसे यहां ये सपाट और झुके हुए दृश्य दोनों के साथ है। अब आप में से कुछ लोग इस तरह की बातें कहने जा रहे हैं, एक मिनट रुको। क्या इस बात के प्रकाशित प्रमाण नहीं है कि पृथ्वी कभी भी इस तरह झुकी नहीं है, कि हमारे पास क्रिस्टल शिफ्ट नहीं हुआ है? और वे ज्यादातर इस लेख की ओर इशारा करेंगे जो सबसे अधिक उद्धृत में से एक है, जिसे 500 से अधिक बार उद्धृत किया गया है, और यह वास्तव में दर्शाता है कि किसी भी बिंदु पर पृथ्वी पर कोई झुकाव नहीं था। लेकिन यह नारंगी में क्या कहता है? इस लेख के लिए एक सुधार है। इसे 10 बार उद्धृत नहीं किया गया है, लेकिन यह ग्रह के ठीक विपरीत ध्रुव की कुछ स्थिति को दर्शाता है जो उन्हें शुरू में रिपोर्ट किया गया था, मूल रूप से दिखा रहा है। इसलिए यदि आप जाते हैं और आप वास्तव में सुधार लेख पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि यह अक्षांश और देशांतर को कैसे सही करता है, तो यह वास्तव में कहता है कि पृथ्वी समय समय पर फ्लिप करती है। और फिर भी पूरी दुनिया पिछले के साथ जाती है, अब सही हो गई है। ये गलत लेख 500 बार उद्धृत किया गया है। यही कारण है कि वैज्ञानिक आपको बताएंगे कि पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर वे वास्तव में सही डेटा शामिल करते हैं, तो ये कहता है कि पृथ्वी झुक जाती है। ऐसे कई उदाहरण। वे कहते हैं कि सुपर पुरानी बर्फ के बारे में क्या, वो सुपर पुरानी बर्फ जो अंटार्कटिका में या कहीं भी 2 मिलियन वर्ष पुरानी है? खसखस। पूरा हॉगवॉश। सबसे पहले हम उसी आइसोटोप डेटिंग के साथ जा रहे हैं जिसमें सभी समस्याएं हैं, और आपको बस इतना करना है कि तिब्बती पठार में क्या हुआ था, इस पर एक नज़र डालें। वही बर्फ जिसे उन्होंने सोचा था कि वह आधा मिलियन वर्ष से अधिक पुराना था, 5 लाख वर्ष से अधिक पुराना था, वे उस पर कुछ क्रिप्टन डेटिंग फेंकते हैं और अधिकतम आयु 17,000। इसका एक और उदाहरण है जहां वे ऑस्ट्रेलिया में एक उल्का द्वारा बनाए गए एक गड्ढे को डेट कर रहे थे। उन्होंने पहले सोचा कि यह 3 लाख साल से अधिक पुराना है। अब वे कह रहे हैं कि यह 2 लाख साल से भी कम पुराना है। आइसोटोप डेटिंग एक पूर्ण आपदा है। तो बल्ले से ही मैं 2 मिलियन साल पुरानी बर्फ के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। इनमें से किसी के पास भी कोई नहीं है। जब तक बर्फ क्रिप्टन के साथ दिनांकित नहीं की गई थी, उन्हें सचमुच परिणामों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमारे पास आज भी अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में और दक्षिण पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर हैं। उष्णकटिबंध में आज भी ग्लेशियर हैं, 12,000 साल एक गर्म इंटरग्लेशियल अवधि में। मुझे नहीं लगता कि यदि आप अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड को हिमनदों की अवधि में 12,000 वर्षों के लिए भूमध्य रेखा पर रखते हैं, तो वे पिघलने वाले हैं। अगर आज भी हमारे पास उष्णकटिबंध में ग्लेशियर हैं, तो नहीं, और यह एक गर्म अवधि है। हम हिमनदों की अवधि में नहीं हैं, यह एक गर्म अवधि है। उष्णकटिबंध में आज भी ग्लेशियर हैं। आपको लगता है कि अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड पिघलने जा रहे हैं हिमनद काल में जब 20 डिग्री ठंडा होता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, और मुझे वैसे भी आपकी आइसोटोप डेटिंग पर विश्वास नहीं है। एक तरह का एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण चार्ट। तथ्य यह है कि एक आपदा चक्र है। तथ्य यह है कि यह अभी होने वाला है। तथ्य यह है कि यह अभी हो रहा है। वो सब चीजें 99% हैं। तथ्य यह है कि इन हाल के पत्रों के साथ यह विलुप्त होने का खतरा है। मैं कहूंगा कि हर किसी को 90% से अधिक पर विचार करना चाहिए, शायद 99% की सीमा तक भी। सटीक समय, जैसा कि मैंने इसे प्रस्तुत किया है, 20-40वें दशक में होने के कारण मैं कहूंगा कि इसे लगभग 90% रखें।
गांगेय ट्रिगर के साथ भी ऐसा ही है। बहुत सारे सिक्के, मेरा मतलब है, जब तक आप यह नहीं सोचते कि हमने सचमुच 9 या 10 असंबंधित संयोगों को एक दूसरे के ऊपर रखा है और वे केवल असंबंधित संयोग हैं। हाँ, ये गांगेय ट्रिगर है, ये गांगेय चुंबकीय उत्क्रमण है। तथ्य ये है कि यह एक सौर माइक्रोनोवा बनाम है, जैसे एक सुपर फ्लेयर 70-80%। और फिर जैसे ही आप पृथ्वी के पलटने के साथ नीचे जाते हैं, झुकाव कोण जो मैं सुझाता हूं, इस स्थान में कुछ अन्य व्यक्तियों का झुकाव कोण, उदाहरण के लिए रोजर कनिंघम, जिसे एथिकल स्केप्टिक के रूप में जाना जाता है, उनका ये भी मानना है कि लगभग 90 डिग्री का झुकाव होने वाला है। मुझे लगता है कि वह कहता है कि यह 90 डिग्री से थोड़ा दूर है, लेकिन अनिवार्य रूप से यह मूल रूप से एक की तरह है, जैसे एक आधा मोड़ या एक और एक चौथाई मोड़। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं। और मेरे मॉडल में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अमेरिका के पास नए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बजाय वह सोचता है कि नए ध्रुवीय क्षेत्र अफ्रीका और प्रशांत महासागर के बीच में कहीं होंगे। वहां निश्चितता का प्रतिशत कम हो जाता है, लेकिन यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप वहां उतरते हैं, है ना? क्योंकि तथ्य यह है कि हमारे पास यह आपदा चक्र है, हम समय पर आने वाले हैं, यह अभी हो रहा है, यह तेजी से बढ़ रहा है, और यह एक विलुप्त होने की स्तर की घटना है। किसी को भी वास्तव में इस बात की परवाह करना शुरू करना चाहिए कि इस समय क्या हो रहा है। मेरा नाम जैक वॉहीज है। मुझे गूगल विस्लब्लोअर के रूप में जाना जाता है, और मुझे इस बात का एक आंतरिक दृश्य था कि उन्होंने गूगल के भीतर अपनी सेंसरशिप कैसे की, और मुझे कार्यक्रम पता है। उस कार्यक्रम को मशीन लर्निंग फेयरनेस कहा जाता था, और यह वो कार्यक्रम था जो मुझे आज ऑब्जर्वर रेंच तक ले गया। आप जानते हैं, जब मैं एक बच्चा था, मैंने देखा कि सूरज, मुझे याद है, बहुत अधिक पीला हुआ करता था, और मैंने सोचा कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, शायद यह मेरी दृष्टि थी जो बदल रही थी या ऐसा ही कुछ था, लेकिन सूरज थोड़ा सा दिखता है, अभी अधिक सफ़ेद। लेकिन जब बेन ने उल्लेख किया कि सूरज अधिक पीला हुआ करता था, तो मैं गया, बस मुझे वह याद है। और इसलिए मैं इंटरनेट पर गया और मैंने ये पता लगाने की कोशिश की, ठीक है, क्या अन्य लोग देख रहे हैं कि सूरज अधिक सफ़ेद हो रहा है? और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का एक पूरा समूह है जो ठीक उसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं। प्रकाश का वो छोटा सा हिस्सा जो चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने के कारण पृथ्वी पर बढ़ रहा है। हाँ, ये ज्यादातर कण अधिक घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि प्रकाश में एक छोटा सा बदलाव हुआ है, और यह प्रकाश का एक व्यापक स्पेक्ट्रम है जिसे अंदर जाने दिया जा रहा है। आप जितना अधिक प्रकाश स्पेक्ट्रम देखेंगे, प्रकाश उतना ही सफ़ेद दिखता है, और यही कारण है कि सूरज पीला हुआ करता था, लेकिन अब यह अधिक सफ़ेद है, और ये लाल और फिर काले रंग में जाएगा और फिर सौर माइक्रोनोवा होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सर्वनाश के 4 घुड़सवारों से मेल खाता है। पहला घुड़सवार सफ़ेद है और उसके सिर पर मुकुट है, और आकाश के शीर्ष पर सूर्य इतना चमकीला है, इसकी किरणें एक मुकुट की तरह दिखती हैं। आगे कौन आ रहा है? लाल घुड़सवार लोगों की सभ्यता चुरा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब सूरज लाल हो जाएगा तो इस ग्रह पर कोई सभ्यता नहीं बचेगी। ब्लैक काला अगला घुड़सवार है, वह न्याय के तराजू को धोता है। ऐसा महसूस होने वाला है कि जब हम एक काले तारे को आकाश में घूमते हुए देखते हैं तो हम सभी का न्याय किया जा रहा है। और अंतिम क्या है? एक पीला घोड़ा, और इसका नाम उस पर लिखा है, मृत्यु है, और नरक उसके साथ पीछा करता है। और नोवा धूल और प्लाज्मा के माध्यम से हम एक बार फिर परिचित सूर्य के उन पीले रंगों को देखेंगे, लेकिन नरक इसके साथ आ रहा है। ये काफी संयोग है ना? आइए अपोलो मिशन बैज पर एक नजर डालते हैं। ये घोड़ों का एक झुंड है। अपोलो चंद्रमा मिशन में सूर्य इतना प्रमुख क्यों है? और अपोलो का चंद्रमा से क्या लेना देना है? क्या अपोलो सूर्य देवता नहीं था? तुम्हें पता है, ये दिलचस्प है। यदि यह गांगेय वर्तमान शीट सौर विस्फोटों को उकसा रही है क्योंकि यह आ रही है, तो ठीक है, शायद हम अतीत में बहुत पीछे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें उन सितारों को देखने में सक्षम होना चाहिए जो हमारे और गांगेय केंद्र के बीच में हैं, और देखें, ठीक है, क्या वे एक के बाद पॉप कर रहे हैं? एक और यह पता चला है कि वे हैं। पता चला कि वे बिल्कुल हैं। बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, एडी लियोनिस। वे एक एक करके बंद हो रहे हैं, और वास्तव में हमारी 2021 की पुस्तक से इस ग्राफिक पर नहीं, लेकिन एक ग्लिस तारा है जिसे उन्होंने गांगेय केंद्र के और भी करीब खोजा है। ये लाइन में अगला है और बर्नार्ड से पहले ये पॉप हो गया था। सूरज अगली पंक्ति में है। ये हैं, वे पॉपिंग कर रहे हैं।
अब क्योंकि ये छोटे लाल बौने हैं, यह एक माइक्रोनोवा मार्ग की तुलना में सुपरफ्लेयर मार्ग ले रहा है, लेकिन यह अभी भी गांगेय वर्तमान शीट द्वारा ये उच्च स्तरीय उकसावे हैं। और हाँ, हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। ये हमें उस वर्ष के बारे में नहीं बताएगा कि सूरज कब जाने वाला है, लेकिन यह हमें बता सकता है कि हाँ, वह सब कुछ जो हम देखने की उम्मीद कर रहे थे, हम देख रहे हैं। और इसमें गांगेय केंद्र से सूर्य की ओर सीधे एक रेखा में उछाल वाले तारे शामिल हैं और हम अगली पंक्ति में हैं। आप जानते हैं, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप से सोचता हूं क्योंकि मैं इस पर आप लोगों के लिए एक अंतिम शब्द चाहता हूं कि चाहे वह पिरामिड हो या ये डेरिनकुयू हो, तुर्की में कप्पाडोसिया हो या ये टेक्सास रॉक वॉल जैसा कुछ है जिसे अब दफन कर दिया गया है, प्राचीन संस्कृतियों के प्रयास के प्रमाण हैं। अपने आप को बचाओ, आसमान से छिपने का प्रयास करो, आपदा के लिए तैयार होने का प्रयास करना। मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि सरकारें ऐसा कर रही हैं। अभिजात वर्ग भी हैं। एलोन मस्क, उन्हें बोरिंग कंपनी और स्पेसएक्स मिल गया है। वो ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन जेफ बेजोस भी कर सकते हैं। वो ब्लू ओरिजिन लॉन्च सुविधाओं में से एक से सड़क के पार एक पहाड़ को खोखला कर रहा है। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि रिचर्ड ब्रैंसन ने जो शेष अंतरिक्ष योग्य शिल्प को दफन किया है, उनमें से कुछ उनका बनकर है। मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने उन्हें पूरी कहानी बताई है। मैं वहां नहीं बना सकता जहां वह निर्माण कर रहा है, लेकिन मुद्दा यह है कि यह हर 6000 साल में होता है। हम यहां इंटरनेट पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे तुम्हें सुकून मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए जागरूकता, तैयारी और शायद थोड़े से भाग्य की आवश्यकता होगी। एक बात जो मैं कह सकता हूं वह यह है कि कुछ न करना कोई विकल्प नहीं है। जीवन या सोशल मीडिया या अपनी नौकरी या जो कुछ भी आपके और आपके बच्चों के लिए आने से नहीं रोकेगा, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस जा रहा है। ये पहले से ही दरवाजे पर है। आप तैयारी के बारे में सोचना चाह सकते हैं। आपके पास वहां एक बंकर है। क्या ऐसा कुछ है जिसे आप जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यह एक छोटे से आश्रय की तरह है, यह एक तहखाने की तरह है। ओह, थोड़ा सा आश्रय। आप किस बारे में चिंतित हैं? यह एक तहखाना है, लेकिन एलन मस्क कुछ ही मिनटों में कुछ बातें कह देते हैं। वह कहते हैं, यदि आप एक गहरे गहरे खरगोश के बिल में जाना चाहते हैं, तो हिमयुग देखें और वे कितनी बार होते हैं। वह आगे कहते हैं कि अगर, आइए इसे सुने, इसे सुनो, यदि आप हिमयुग के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, वाकई, किस तरह हिमयुग पर एक गहरा खरगोश का छेद। उनके बारे में इतना दिलचस्प क्या है? पूरी पृथ्वी अभी अभी इस तरह से गुजरी है, पूरी पृथ्वी बस जम रही है। जैसा कि मैंने कहा, हिमयुग पर एक गहरा खरगोश का छेद है। गहरा खरगोश का छेद, बहुत दिलचस्प। वह कि पृथ्वी की जलवायु कितनी बदल गई है, और यहां तक कि जहां चुंबकीय रूप से ध्रुव हैं, समय के साथ स्थानांतरित हो गया है। वह जानता है। वास्तविक रूप से यह हम में से अधिकांश के लिए दुनिया का अंत है। मेरा मतलब है, समुद्र तट पर ये सभी लोग, शहरों में ये सभी लोग, वे चले जाएंगे। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या मेरे काम का ये पूरा जोर मुझे ये देखने में सक्षम बनाने में सक्षम होना था। क्योंकि अगर मैंने पिछले 15-20 वर्षों में दीर्घायु और सौर भौतिकी और सामान में सीखी गई सभी चीजें नहीं सीखी होती, तो शायद मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होता। मैं इसे याद करता, इसलिए बोलने के लिए। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचना भयानक है, लेकिन मुझे मरने की उम्मीद है। आप जानते हैं, संभावना है कि मैं करूंगा, और अगर मैं नहीं करता तो यह एक बढ़िया बोनस है। लेकिन मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने जा रहा हूं कि मैं इससे बचने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हूं, क्योंकि मैं इसे देखना चाहता हूं। मुझे पता है कि यह पागल लगता है, लेकिन मैं दुनिया का अंत देखने के लिए काफी लंबे समय तक जीना चाहता हूं।